हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अवर चैनल द लर्निंग लैब, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं पंचायत सचिव स्पेशल प्रैक्टिस पेपर रिवीजन, जिसमें आपको कंप्लीट 100 मार्क्स के पेपर का सॉल्यूशन कराया जाएगा। यह पेपर पैटर्न आपका 27 अप्रैल 2025 को एग्ज़ाम होने वाले एग्ज़ाम पर आधारित है। इसमें हमने कौन कौन से आपके टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस को मेंशन किया है उसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए कहाँ से कितने नंबर आने हैं। आपकी जो पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास है और संवैधानिक उपबंध है, वहाँ से हमने अपने पेपर में 10 नंबर को मेंशन किया है। पंचायतों के वर्तमान स्वरूप उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में 10 मार्क्स आने हैं आपके। पंचायतों के वित्तीय स्रोत और कार्यों की योजनाएं, वहाँ से 10 नंबर आने हैं। पंचायतों को सशक्त बनाने के उपाय, वहाँ से आपके 5 नंबर हैं। इसी प्रकार से आपकी जो ग्रामीण योजनाएं हैं और प्रोग्राम्स हैं आपके, कहाँ के प्रोग्राम है, सेंटर प्लस स्टेट गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम है, वहाँ से आपके 20 मार्क्स को मेंशन किया गया है। पंचायत अधिकारी के कार्य और योगदान को 10 नंबर हैं आपके। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, 15 नंबर हैं आपके। उत्तर प्रदेश स्पेशल के 20 मार्क्स हैं। इस तरह से आपके टोटल जब आप करते हैं तो 100 मार्क्स का पेपर आपका आना है, जिसमें आपकी 1/4 की क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी। टाइम की, आई रिपीट अगेन, कि टाइम की आपको कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि आपके 2 घंटे का समय बहुत समय हो जाता है। इसलिए जब भी आप आंसर को टिक करें, सोच समझ के करना। आपके जब आपका 27 अप्रैल 2025 को जब एग्ज़ाम प्रस्तावित है आपका, उस समय तक हम अपने चैनल पर 10 प्रैक्टिस पेपर आपको सॉल्व कराने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, द बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो या फिर कहें प्रैक्टिस पेपर का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई हमें सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दूसरी बात, जब आप प्रैक्टिस पेपर को पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आपके कितने नंबर आपके आउट ऑफ 100 में से आए हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के प्रैक्टिस पेपर का पहला क्वेश्चन। पंचायतों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने व स्वशासन की इकाई के रूप में सक्षम बनाने हेतु संविधान के किस अनुसूची में कार्यों को पंचायतों को हस्तांतरित किया गया है? तीसरी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची या फिर 11वीं अनुसूची? क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पे कह रहे हैं कि संविधान की किस अनुसूची में कार्यों को कहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया है? पंचायतों को ट्रांसफ़र किया गया है। तो वो है ऑप्शन नंबर 4, 11वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो इसे आपके 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया है। 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा कितने सब्जेक्टों को इसमें दिया गया है? तो आपके 29 सब्जेक्ट की बात की गई है, जिन्हें घटाया या बढ़ाया किसके द्वारा जा सकता है? तो इन्हें आपके राज्य विधानमंडल के द्वारा घटाया या बढ़ाया जा सकता है। 29 सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे जिन पर आपकी पंचायतें अपना कार्य करेंगी? तो उसका प्रावधान दे रखा है आपके आर्टिकल नंबर 243 के जी में। इसमें कौन कौन से कार्य हैं? आपके सड़क निर्माण है, आपकी गलियां निर्माण है, बिजली से संबंधित हैं, मिड डे मील प्रोग्राम से संबंधित हैं। जो जो कार्य का प्रावधान दिया गया है वो आपके आर्टिकल नंबर 243 के जी में दिया गया है। ये आपके जो कार्य हैं उनकी पावर है, इनसे आपकी पावर ली भी जा सकती है, दी भी जा सकती है पंचायतों को। ये सब का प्रावधान कौन करता है? तो राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। 11वीं अनुसूची में आपका ये प्रावधान किया गया था कि राज्य विधानमंडल के द्वारा पंचायतों को कितने कार्य ट्रांसफर किए गए हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। पंचायती राज किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची, शेष अधिकारों की सूची? यहाँ पर आप के की जगह क्या वर्ड कर लीजिए, किस सूची का विषय है? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3, राज्य सूची का विषय है आपका पंचायती राज्य। तो आपका जो राज्य सूची का विषय होता है उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो कानून बनाने का अधिकार है आपके राज्य विधानमंडल को। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा कौन सा? 3 सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसी का निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? खाप पंचायत, ग्राम पंचायत, जाति पंचायत या फिर जन पंचायत? क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सी है इनमें आपकी पंचायत?
जिसका निर्माण आपके पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर हुआ। ग्राम पंचायत का निर्माण आपकी पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत हुआ है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब से लागू हुई है? तो भारत में आपकी पंचायती राज व्यवस्था आपकी 2 अक्टूबर 1959 से लागू हुई है। कहाँ से हुई है ये? आपकी राजस्थान के नागौर जिले से आपकी हुई है। इसका प्रावधान आपकी जो ग्राम पंचायतों का प्रावधान है किस तरह से होगा? इसकी कौन सी समिति थी आपकी? तो 1957 में जो आई समिति, बलवंत राय मेहता समिति। इन्होंने इसका प्रावधान दिया था या सिफारिश की थी, जिसका गठन आपका 1957 में हुआ था। कौन कौन सी पंचायतें थी? तो इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का गठन किया था, जिसमें आपके नंबर 1 पे कौन सी आएगी? ग्राम पंचायत। उससे अपर लेवल पे आएगी आपकी ब्लॉक पंचायत, और उससे अपर लेवल पे आएगी कौन? आपकी जिला पंचायत। तो इन्होंने 3 स्तर का आपका निर्माण किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। ग्राम पंचायत का गठन पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत हुआ है, ना कि आपका खाप पंचायत, जाति पंचायत और जन पंचायत। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होता है? 1 माह, 3 माह, 6 माह या फिर 1 वर्ष? देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यदि कोई पंचायत भंग हो जाती है तो उसके द्वारा यानी किस अवधि के अंदर आपके निर्वाचन होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3। आपके 6 माह की अवधि के अंतर्गत आपका निर्वाचन हो जाएगा। मान के चलिए किसी भी कार्यकाल कितना होता है? पंचायतों का कार्यकाल होता है आपके 5 वर्ष का। अब मान के चलते हैं कि आपकी कोई भी ग्राम पंचायत है, किसी भी बाई मिस्टेक से क्या हुई, 2 साल बाद आपकी क्या हो गई? भंग हो गई। जब आपकी 2 साल आपकी भंग हो गई तो जो शेष कार्यकाल है, कितना है शेष कार्यकाल आपका? तो शेष काल है आपका 3 वर्ष। तो जो आपके अब चुनाव होंगे 6 महीने के अंतर्गत जो चुनाव होंगे वो मात्र 3 साल के लिए होंगे। ये बात आप रिवाइज रख लेना। जो भी आपकी शेष अवधि बचती है उसके लिए ही आपके निर्वाचन कराए जाते हैं। लेकिन एक कंसेप्ट और है, जैसे आपके मान के चलिए कि 5 वर्ष है, आपका किसी भी पंचायत का कार्यकाल कितना पूर्ण हो गया? आपका पूर्ण हो गया 4 वर्ष और 9 महीने का कार्यकाल क्या है? पूर्ण हो गया। मात्र कितने कार्य बचा है आपका? 3 महीने का कार्य बचा है। तो इस केस में आपका कोई भी चुनाव नहीं कराया जाएगा, सीधे नेक्स्ट सेशन के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इस कंसेप्ट को थोड़े से आप समझ के चलना। यानी जब भी आपके चुनाव होंगे 6 महीने के अंदर होंगे, लेकिन किसके लिए होंगे? शेष अवधि के लिए होंगे। लेकिन शेष अवधि 6 माह से कम है तो कोई भी चुनाव शेष अवधि के लिए नहीं कराया जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। ग्राम सभा की बैठक की गणपूर्ति के लिए कितने सदस्यों का होना आवश्यक है? 1/3, 1/6, 1/5 या 1/10? यहाँ पे देखिए ग्राम सभा की बैठक की गणपूर्ति, यानी यहाँ पे डायरेक्टली आपसे पूछा जा रहा है कि जो ग्राम सभा होती है उसकी कोरम की सदस्य संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3, 1/5। मान के चलिए कि ग्राम सभा में आपकी 1000 लोगों की ग्राम सभा है। अब आपको बैठक बुलानी है, तो आपको बैठक बुलाने के लिए जो मिनिमम संख्या चाहिए ग्राम सदस्यों की, ग्राम सभा सदस्यों की, वो कितनी होनी चाहिए? तो आपकी 1000 है जो, उसमें 1/5 दैट मीन्स 200 मिनिमम पर्सन होने चाहिए आपके, तब आपकी बैठक कंप्लीट की जाएगी। ऐसे ही आपकी ग्राम पंचायत होता है, आप टर्म समझ लीजिए कि कौन कौन से कोरम होंगे आपके। ग्राम सभा के लिए कोरम 1/5 होता है, जबकि ग्राम पंचायत के लिए क्या होगा? तो ग्राम पंचायत के लिए कोरम की संख्या होती है 1/3। जबकि अगर कोई समिति की बैठक की जा रही है तो उसकी कोरम सदस्य संख्या कितनी होगी? तो उसके लिए डायरेक्टली 4 होती है। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा, 1/5। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की किस धारा में ग्राम सभा को परिभाषित किया गया है? देखिए इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना। यहाँ पे कह रहे हैं कि किस धारा के अंतर्गत ग्राम सभा को परिभाषित किया गया है, किसके अकॉर्डिंग? उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अकॉर्डिंग। आप अपने अपने
आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि कौन से चैप्टर के कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। आप जब भी पेन पेंसिल लेके बैठेंगे, जब आपका टेस्ट पेपर ख़त्म होगा, तो आप अपने आंसर करना कि सर हमारे आउट ऑफ 100 में तो इतने क्वेश्चन सही हैं और इतने क्वेश्चन गलत हैं। यहाँ पे देख लीजिए किस धारा में आपकी ग्राम सभा को परिभाषित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। धारा 2 6 में आपको ग्राम सभा को परिभाषित किया गया है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत कितनी धाराएं हैं आपकी, तो इसके धाराएं अंदर हैं आपकी 119 धाराएं हैं आपकी। जबकि अध्याय कितने हैं इसके अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत जो अध्याय हैं वो 9 हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। अलग अलग जो धाराएं ऑप्शन नंबर 2 या 3 और 4 में दे रखी हैं उनको भी थोड़ा समझ लीजिए। धारा 2 ना किससे संबंधित है, तो इसके संबंधित है आपकी ग्राम से, यानी ग्राम को परिभाषित किया गया है। 2 का में आपको परिभाषित किया गया है आपकी न्याय पंचायतों को। आपको सभी धाराएं आपको लर्न होनी चाहिए। धारा 2T किससे संबंधित है, तो ये आपके जो जुडिशरी मजिस्ट्रेट होता है, न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है, उससे आपकी संबंधित है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि ग्राम सभा को किस धारा के अंतर्गत आपको किया गया है परिभाषित, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायतों को कितने विषय पर कार्य करने का अधिकार प्राप्त है, 18, 29, 19 या फिर 30। देखिए यहाँ पे ध्यान से, 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायतों को कितने विषय पर कार्य करने का अधिकार है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2, 29 विषय पर कार्य करने का प्रावधान दिया गया है। इन सब्जेक्टों को घटाया या बढ़ाया किसके द्वारा जा सकता है, यानी इंक्रीज और डिक्रीज किसके द्वारा किया जा सकता है, तो ये आपको किया जा सकता है राज्य विधानमंडल के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। ये 29 सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, ये भी आपका प्रावधान दे रखा है आर्टिकल नंबर 243 के जी में। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा आपका 2। जिले को विकेंद्रीकरण की दूरी बनाने का सुझाव किस समिति द्वारा दिया गया, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस समिति से आपके क्वेश्चन 100% आपके 27 अप्रैल को आने ही आने हैं। जब तक मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर मेंशन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, जिससे कि आपको पता चल सके कि हमारे आउट ऑफ 100 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि जिले को विकेंद्रीकरण की दूरी किस समिति के द्वारा सुझाव दिया गया है, बलवंत राय मेहता समिति, MS स्वामीनाथन समिति, अशोक मेहता समिति या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति के बारे में समझ लीजिए, इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था आपके 1977 में। जबकि रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी इसने, तो रिपोर्ट प्रस्तुत की है आपके 1978 में, यानी यहाँ पर आपका गठन हुआ है, यहाँ पर आपकी क्या है रिपोर्ट आपने दी है। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि आपके ज़िले को विकेंद्रीकरण की दूरी बनाना चाहिए। इन्होंने कितनी सिफारिशें दी थी, तो 132 सिफारिशें इन्होंने दी थी अपनी रिपोर्ट में। इन्होंने एक कंसेप्ट और दिया था जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके स्ट्रक्चर दिया था कि यानी जो ग्राम पंचायतें हैं यानी पंचायत सिस्टम है वो कितने स्तरीय का होना चाहिए। तो इन्होंने कहा था कि 2 स्तरीय आपका पंचायतों का सिस्टम होना चाहिए। कौन कौन से होना चाहिए, एक तो होना चाहिए आपका जिला लेवल पे और दूसरा होना चाहिए आपके मंडल लेवल पे। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3, अशोक मेहता समिति के द्वारा जिले को विकेंद्रीकरण की दूरी बनाने का प्रस्ताव दिया गया। किस अधिनियम के तहत स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय सूची में रखा गया, भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 या उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को थोड़ा कंसेप्चुअल समझ लीजिए। यहाँ पे कह रहे हैं कि स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय में आपका क्या किया गया, रखा गया है। तो ये कहा गया है ऑप्शन नंबर आपका कौन से में 2 में भारत शासन अधिनियम
19। लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 से भी क्वेश्चन आते हैं। जब आपसे पूछा जाएगा कि जो पंचायती राज है वो किसका विषय है, राज्य सूची का विषय है, लेकिन इसका प्रावधान राज्यों को ट्रांसफ़र कब किया गया, मतलब कह सकते हैं कि जब राज्यों के ट्रांसफ़र की बात आएगी आपकी कि पंचायती प्रणाली को राज्यों को कब ट्रांसफ़र किया गया था, तो उसमें आपका आंसर हो जाता है भारत शासन अधिनियम 1935। वहाँ पर आपको लर्न करना है। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होता है, लेकिन इसमें पूछा गया है कि स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय में कब रखा गया, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा, भारत शासन अधिनियम 1919। इसे आप चेम्सफोर्ड का अधिनियम भी कहते हैं। भारत के अधिकांश ग्राम किस रूप में पाए जाते हैं, अकेंद्रित, छिटपुट, विकल्प 1 और 2 दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत में किस प्रकार के गांव पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा, विकल्प 1 और 2 दोनों। वर्तमान में भारत में कितने लाख गांव हैं आपके, तो वर्तमान में आपके जो गांव हैं वो लगभग 6,40,000 के समथिंग क्या हैं आपके गांव हैं वर्तमान में। इससे मोर देन ज़्यादा ही हैं। लेकिन अगर भारत में पंचायतों की संख्या पूछी जाएगी तो पंचायतों की जो संख्या होगी वो 2.5 लाख से क्या होगी, अधिक होगी। ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही आंसर होगा 3, विकल्प 1 और 2 दोनों ही सही होंगे, क्योंकि गांव में आपके अकेंद्रित और छिटपुट गांव पाए जाते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए न्याय सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया है। कौन सा अधिनियम है आपका, पॉस्को अधिनियम, पैसा अधिनियम, कॉफी पैसा अधिनियम, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पे अनुसूचित क्षेत्रों की बात की जा रही है, न्याय सभाओं की बात की जाएगी, और यहाँ पे क्या है कि स्वशासन को सुनिश्चित करने के लिए एक अधिनियम बनाया गया। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2, पैसा अधिनियम 1996। तो ये आपका किससे संबंधित है, ये आपका जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। सही उत्तर का चयन करना है आपको। यहाँ पे कथन दे रखा है, कारण दे रखा है और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाएंगे। कथन देख लीजिए, पंचायती राज व्यवस्था लोकतंत्र की वास्तविक धरातल पर लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला है। यहाँ पे कह रहे हैं कि आपकी क्या है, प्रथम पाठशाला है। कौन, आपकी पंचायती राज व्यवस्था। कारण क्या है इसका, इसमें समाज के सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से सहभागिता निभाते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो नागरिक होते हैं, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, 18 साल से जो भी ऊपर होता है, अपने वोट दे के ग्राम प्रधान का चुनाव करते हैं, सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो आपका कथन और कारण दोनों ही क्या होंगे, सही होंगे। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा, कथन और कारण दोनों ही क्या हैं, सही हैं। अगर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के लिए भी पूछा जाता तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। ग्राम सभा की मूल इकाई क्या होती है, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ग्राम क्षेत्र पंचायत, या फिर जिला पंचायत। ध्यान से समझना। यहाँ पे कह रहे हैं कि ग्राम सभा की मूल इकाई क्या होती है, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा, ग्राम सभा। यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस कर लीजिए। यहाँ पे ग्राम स्वराज है, क्या वर्ड है आपका यहाँ पे, ग्राम स्वराज की मूल इकाई क्या होती है, तो वो है आपकी ग्राम सभा। ग्राम सभा का वर्णन किसमें दे रखा है, तो आपकी धारा 2(6) में इसका वर्णन दे रखा है, जिसमें कहा गया है ग्राम सभा किससे संबंधित होगी, जो भी आपके 18 साल के प्लस व्यक्ति हैं और उनका जो नाम है किस में लिखा होना चाहिए, मतदान सूची में अगर नाम लिखा हुआ है, निर्वाचन सूची में नाम लिखा हुआ है, तो वो ग्राम सभा का सदस्य माना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। ग्राम सभा आपके ग्राम स्वराज की मूल इकाई कही जाती है। ग्राम पंचायत में कितने स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखना। यहाँ से क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांस होंगे। 1/3, 1/2, 2/3, 3/4। तो यहाँ पे ग्राम पंचायतों में आपके महिलाओं को कितने आरक्षित प्रदान किया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा, 1/3%।
यानी 1/3 भाग आपको दे रखा है। लेकिन अगर मैं परसेंट की बात करूँ तो 33% उनको आरक्षण का प्रावधान किया गया है। महिलाओं को यह आरक्षण किस में दिया गया है, कौन से आर्टिकल में इसका प्रावधान किया गया है, तो आर्टिकल नंबर 243 के डी में ऐसा प्रावधान किया गया है। D4 क्या है आपका, डिस्काउंट है किन के लिए, महिलाओं के लिए। ऐसा वर्णन किया गया है आपके आर्टिकल नंबर 243 के डी में। 1/3 या फिर 33% महिलाओं के लिए आरक्षण प्रावधान किया जाएगा। लेकिन इस आरक्षण को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करने का अधिकार किसके पास है, तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने का अधिकार राज्य विधानमंडल के पास है। वो इसको बढ़ा भी सकता है या फिर माइनस भी कर सकता है। इसी क्रम में आप एक क्वेश्चन समझ लीजिए कि जो आपका बिहार राज्य उसने 50% महिलाओं को डिस्काउंट दिया, 50% महिलाओं को क्या दिया है, आरक्षण प्रदान करता है ग्राम पंचायतों में। तो भारत का वह पहला ऐसा राज्य था जिसने महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात कही थी। कब कही थी ये, 2006 में ये प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका एक सही आंसर होगा। 1/3 स्थानों का आरक्षण प्रावधान है यहाँ पे ग्राम पंचायतों में किन के लिए, महिलाओं के लिए। कितनी जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है, आपके 800, 1000, 1200 या फिर 1500। देखना ध्यान से, यहाँ पे कह रहे हैं कि कितनी जनसंख्या आपकी मिनिमम होनी चाहिए जब ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। आपके मिनिमम 1000 की जनसंख्या होनी चाहिए। 1000 की जनसंख्या पर आपके सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो आपके 9 सदस्य होते हैं। जबकि 1000 से अधिक और 2000 के अंडर में होते हैं। क्या है आपके 1000 से अधिक और 2000 के भीतर अगर आपकी ग्राम सभा की सदस्य संख्या है या फिर संख्या है, तो आप पे कितने ग्राम पंचायत सदस्य होंगे, 11 होंगे। लेकिन जिसकी संख्या आपकी 2000 से लेकर 3000 के बीच में है, तो सदस्य संख्या आपकी 13 होगी। और आपके 3000 से क्या है, मोर देन 3 है, यानी 3000 से क्या होंगे, आपके अधिक होंगे। तो वहाँ पे सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 15 होगी। इनको आपको लर्न करना ही करना है। मिनिमम आपसे पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। 1000 की जनसंख्या होनी चाहिए। अगर 1000 की जनसंख्या है तो वहाँ पर आपके ग्राम पंचायतों के सदस्यों की संख्या कितनी होगी, तो 9 होगी। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। पंचायत चुनाव के संचालन का पर्यवेक्षण कौन करता है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी या मतदान अध्यक्ष। क्वेश्चन को आप ध्यान से समझना। यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जिला पंचायत अधिकारी, यानी जिला अधिकारी, जिसे हम क्या कहते हैं, डीएम भी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। यहाँ पर क्या है कि पंचायत का जो संचालक होगा, क्या पर्यवेक्षण करेगा, यानी क्या है आपकी देखरेख कौन करेगा डिस्ट्रिक्ट में, तो वो जिला अधिकारी होगा। पंचायतों का चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है, तो इसके लिए एक आयोग नियुक्त होता है जिसे हम क्या कहते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग कहते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान भारत के संविधान के किस आर्टिकल में दे रखा है, तो इसका प्रावधान दे रखा है 243 के में। ये किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा, जो पंचायत अधिकारी के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त किसके द्वारा होता है, तो वो होगा आपके राज्यपाल के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। पंचायतों का जो चुनाव होता है उसके संचालन का पर्यवेक्षण कौन करेगा, जिला अधिकारी करेगा। पंचायत का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किस वर्ष कराया गया, यहाँ पर ध्यान से समझिए। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत का पहला चुनाव राज्य चुनाव आयोग के द्वारा कब कराया गया, किस वर्ष कराया गया है आपका 1983, 1989, 1995 या 2001। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3। 1995 में उत्तर प्रदेश में राज्य चुनाव आयोग के द्वारा प्रथम आपका इलेक्शन कराया गया था, किसका, राज्य पंचायत का। मतलब जो पंचायत के इलेक्शंस थे उन्होंने सबसे पहले कराए थे 1995 में। अब बात कर लेते हैं कि राज्य चुनाव आयोग का गठन उत्तर प्रदेश में कब हुआ, तो उत्तर प्रदेश में इसका गठन हुआ था आपके 22 अप्रैल 1994 को। ये डेट आपको मेंशन करनी है, लर्न करनी ही करनी है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत किया गया इसका गठन, तो आर्टिकल नंबर 243
के अंतर्गत इसका गठन किया गया है। हर 5 साल इसका गठन किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3। 1995 में उत्तर प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रथम चुनाव कराया था किसका? पंचायत का। राज्य वित्त आयोग का सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देता है? विधानमंडल, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति। तो राज्य वित्त आयोग का सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देगा? ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3, राज्यपाल को। अब बात कर लेते हैं राज्य वित्त आयोग की। तो राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है आर्टिकल नंबर 243 के आई में इसका प्रावधान दिया गया है। राज्य वित्त आयोग का गठन करता कौन है आपका? तो गठन करता होता है आपका राज्यपाल। इसके सदस्य कितने होते हैं? तो सदस्य होते हैं आपके 5 सदस्य होंगे इसमें, यानी आपके जो सदस्यों की संख्या होगी, एक तो आपका क्या होगा? मुख्य आयुक्त होगा प्लस 4 और सदस्य होंगे, यानी टोटल कितने हो गए आपके? 5 हो गए। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। इन जो अभी आपका त्यागपत्र देंगे राज्यपाल को ही देंगे। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2, राज्यपाल। राज्य वित्त आयोग के गठन करता है या फिर उसके त्यागपत्र या फिर इनका नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इस तरह के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन 100% आने ही आने, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ग्राम स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव पंचायत सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाता है। यानी क्या कि ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव पंचायत सदस्य अपने में से करते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है आपका। ग्राम स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी रीति विधानमंडल द्वारा निश्चित की जाती है। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि पंचायत का चुनाव, जो पंचायत का अध्यक्ष है किस तरह से चुना जाएगा, उसका जो मैटर है, रीति है, प्रावधान है, किसके द्वारा निश्चित किए जाते हैं? राज्य विधानमंडल के द्वारा। बिल्कुल सही है। मध्यवर्ती स्तर पर अध्यक्ष का चुनाव सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाता है या फिर जिला स्तर पर पंचायत अध्यक्ष का निर्वाचन सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहे हैं? मध्यवर्ती स्तर पर अध्यक्ष का चुनाव सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाता है, नहीं, जबकि इसमें क्या है? डायरेक्ट इलेक्शन होता है। ग्राम सभा के सदस्य चुनते हैं, वो अपना क्या देते हैं? उसे वोट देते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 3 गलत होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 243 गा 4, देखिए सब क्लॉज दे रखी हैं यहाँ पे, क्या है? 243 का गा 4 कैसे संबंधित है? लोकसभा के सदस्यों का पंचायत में प्रतिनिधित्व, राज्य विधानमंडल के सदस्यों का पंचायत में प्रतिनिधित्व, पंचायत के अध्यक्ष व सदस्यों का पंचायत के अधिवेशन में मतदान देने का अधिकार, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। पंचायत के अध्यक्ष व सदस्यों के पंचायत के अधिवेशन में मतदान देने का अधिकार का प्रावधान किया गया है आर्टिकल नंबर 243 के गा के 4 में। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा आपका 3। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत किस प्रकार के उपबंध किए गए हैं? केवल आदेशात्मक, केवल स्वविवेकी, या उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका टाइम आपके लिए दे रखा है कि जो भी आप ऑप्शन टिक करेंगे आप अपनी नोटबुक में लिखते जाइए, जिससे कि आप बाद में एनालाइज कर पाएँ कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 100 में। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा, उपरोक्त दोनों। 73वें संविधान संशोधन में आपका प्रावधान किया गया था आदेशात्मक भी और स्वविवेकी। अब आदेशात्मक में कौन कौन से आते हैं? जैसे आपका पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, इस तरह के आदेशात्मक थे। जैसे आपका स्वविवेकी क्या है? तो आपके रीति, कौन सी रीति के अकॉर्डिंग आपके इलेक्शन कराए जाएंगे, ये आपका रीति जो होती है वो राज्य विधानमंडल के द्वारा डिसाइड होती है। और कराता कौन है? कराएगा आपका राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है ना। तो ये जो प्रावधान है रीति का वो स्वविवेकी है, जबकि आदेशात्मक क्या है? 5 वर्ष का हुआ। आपके राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भी किस में आएगा? आपका कंपलसरी है, आदेशात्मक है। तो ये सब आते हैं आपके आदेशात्मक में, जबकि
चुनाव आयोग। तो इस प्रकार दो तरह के आपके उपबंध किए गए थे, आदेशात्मक और शुभेच्छी, किसके अंतर्गत? 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। अब 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये आपके पंचायतों से संबंधित है, ग्राम पंचायतों से, यानी स्थानीय स्वशासन से। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3। उत्तर प्रदेश में पंचायत का द्वितीय आम चुनाव किस वर्ष संपन्न हुआ था? 1953, 1954, 1955, 1959। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में द्वितीय आम चुनाव किस वर्ष संपन्न हुआ था? ध्यान रखिए, यहाँ पे संपन्न होने की बात की जा रही है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट की। तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा 1955 में। द्वितीय पंचायत आपका जब स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट हुई है, वो भी आप लर्न कर लीजिए। यहाँ पर पंचायती अदालतों का नाम परिवर्तन करके क्या रख दिया गया था? आपसे इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जाएंगे कि पंचायती अदालतों का नाम किस चरण में परिवर्तन किया गया था। तो ये आपका परिवर्तन किया गया था किसमें? आपके द्वितीय चरण में किया गया था। पंचायती अदालतों का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया? न्याय पंचायत। ये कब किया गया था? ये भी आपका 1955 में ही किया गया था। यहाँ पर आप इस चीज़ को ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3, 1955। वर्तमान में मनरेगा योजना के तहत उत्तर प्रदेश में एक दिन की मजदूरी कितनी है? 221 रुपये, 357 रुपये, 230 रुपये या 257 रुपये। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। यहाँ पे कह रहे हैं कि मनरेगा योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में एक दिन की मजदूरी कितनी है? तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा, 230 रुपये। मनरेगा योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका प्रारंभ हुआ था आपका 2 फरवरी 2006 में, लेकिन इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया था आपका 2 अक्टूबर 2009 में। इसको नाम कर दिया किसका? स्टार्ट हुआ था ये नरेगा के नाम से, लेकिन 2009 में इसका नाम परिवर्तन करके क्या रख दिया? मनरेगा कर दिया गया। मनरेगा के अंतर्गत आपका क्या प्रावधान किया गया है कि जो आपके रूरल एरियाज के लड़के होते हैं, वयस्क कोई भी व्यक्ति है जिसने अप्लाई किया तो उसे 100 दिवस का क्या दिया जाएगा? वर्क करने का प्रावधान दिया गया है। उसी के अंतर्गत आपका कितने रुपये प्रदान किए जाते हैं उत्तर प्रदेश में? तो 230 रुपये पर डे प्रदान किए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया? 73वें संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन, 92वें संविधान संशोधन या 93वें संविधान संशोधन। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पे कहा गया है कि जिला योजना समिति, यानी जिला यानी क्या है? आपका शहरी स्वशासन से संबंधित कोई भी आर्टिकल होगा या फिर कोई भी संविधान संशोधन होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही आंसर होगा 2। जिला योजना समिति का गठन किस आर्टिकल में दे रखा है? ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। आर्टिकल नंबर 243 जेड डी में प्रावधान किया गया है जिला योजना समिति का। जेड फॉर जिला कर लेना, डी फॉर डिस्ट्रिक्ट कर लेना, दोनों ही आपके आंसर क्या होंगे? एक हिंट आपको मिल जाएगी जब भी आर्टिकल आपके नाम के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। 74वें संविधान संशोधन जिला योजना समिति के प्रावधान दिया गया है। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये आपका शहरी स्वशासन से संबंधित है आपका। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2, 74वां संविधान संशोधन। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 2021-2026 के दौरान पंचायतों को किस क्षेत्र के लिए 1.42 लाख करोड़ रुपए का सशर्त अनुदान स्वीकृत हुआ है? साफ पानी और स्वच्छता के लिए, बाढ़ रोकथाम उपाय के लिए, बच्चों के पोषण के लिए या वृक्षारोपण के लिए? ध्यान से समझना। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 15वें वित्त आयोग ने आपकी सिफारिश की है। कौन सी सिफारिश की है? 2021-26 के लिए एक एक पॉइंट है जो कि आपको लर्न करने हैं। कितने 1.42 लाख रुपए अलॉट किए हैं 15वें वित्त आयोग ने। किसके लिए किए हैं? तो वो है साफ पानी और स्वच्छता के लिए। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। 15वें वित्त आयोग के बारे में समझ लीजिए। इसका गठन कब हुआ था?
तो इसका गठन हुआ था आपका नवंबर 2017 में। जबकि इसका जो कार्यकाल है या इसने जो सिफारिशें प्रस्तुत की थी कब से कब तक के लिए की थी, तो वो की हैं आपकी 2021 से लेकर 2026 के लिए। इसका हेड कौन है यानी जिसे हम अध्यक्ष कहते हैं वो कौन है, तो वो हैं आपके NK सिंह। इसका प्रावधान, वित्त आयोग का प्रावधान किस आर्टिकल में दे रखा है, तो आर्टिकल, भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 280 में इसका प्रावधान दिया गया है। गठन कौन करता है, तो राष्ट्रपति जी के द्वारा इसका गठन किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे। एक साफ पानी और स्वच्छता के लिए 1.42 लाख करोड़ रुपए अलॉट किए हैं, किसने, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार। ऑप्शन नंबर आपका एक सही आंसर होगा। किस वित्त आयोग ने राज्यों की हिस्सेदारी को 32% से बढ़ाकर 42% करने की अनुशंसा की थी, 12 में, 13 में, 14 में या फिर 15 में। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पे पूछ रहे हैं कौन सा वित्त आयोग है जिसने राज्यों की हिस्सेदारी 32% से बढ़ाकर कितने की अनुशंसा की थी, 42% की अनुशंसा की है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा आपका 3, 14th वित्त आयोग ने। जबकि आपकी 15वें वित्त आयोग की बात करें तो राज्यों की हिस्सेदारी कितनी है यहाँ पे, तो ओनली 41% है। इस चीज़ को आप लर्न रखना। 14वें वित्त आयोग का गठन मतलब इसका कार्यकाल कितना रहा था, हेड कौन था वो भी समझ लीजिए। इसका जो कार्यकाल है आपका यानी इसने जो सिफारिशें की थी, इसकी सिफारिशें कब से कब तक लागू रही थी, तो 2015 से 2020 के अंतर्गत रही थी। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। 14th वित्त आयोग ने राज्यों की हिस्सेदारी 32% से बढ़ाकर 42% करने की अनुशंसा की थी। वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर कौन करता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या फिर उपराष्ट्रपति। देखिए यहाँ पे क्या है कि 15वें वित्त आयोग के गठन की बात की जा रही, वित्त आयोग के गठन की बात की जा रही है। कितने अंतराल पर होता है, 5 वर्ष के अंतराल पर होता है। कौन करता है, तो ये करते हैं आपके राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। वित्त आयोग का प्रावधान किस में दे रखा है, तो इसका प्रावधान दे रखा है आर्टिकल नंबर 280 के अंतर्गत। किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। वर्तमान में कौन सा आपका वित्त आयोग लागू है, तो आपके जो आपकी सिफारिशें लागू हैं, 15 वित्त आयोग की सिफारिशें लागू हैं। कब से कब तक, 2021 से लेकर 2026 तक। जबकि 16th जो आयोग होगा उसकी सिफारिशें कब से कब तक होंगी, इम्पोर्टेंट है, करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 2026 से लेकर 31 तक इसकी सिफारिशें होंगी। जो कि 15वां वर्तमान आयोग, जो आपका वर्तमान आयोग कंटिन्यूस है, इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो NK सिंह हैं। जबकि 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है राष्ट्रपति जी के द्वारा, तो वो हैं आपके अरविंद पनगड़िया। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। वर्तमान में आपके राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू जी आपकी राष्ट्रपति हैं। ग्राम पंचायत का बजट पारित करने के लिए ग्राम पंचायत की बैठक की गढ़ पूर्ति कितनी होनी चाहिए, 1/10, 1/20, 1/25 या आधे से अधिक। ये क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ग्राम पंचायत के बजट की बात की जा रही है यहाँ पे ग्राम पंचायत के सदस्यों की गढ़ पूर्ति कितनी होनी चाहिए मिनिमम, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। जितने भी आपके ग्राम पंचायत के सदस्य हैं उनमें की जो संख्या है आपकी आधे से अधिक होनी चाहिए, तो आपका बजट पर पारित किया जाएगा। ग्राम पंचायत के बजट की बात कहाँ पे की गई है, तो धारा 41 में इसकी बात की गई है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4। निम्नलिखित में से अनुपलब्धता प्रमाण पत्र किस प्रपत्र संख्या पर जारी किया जाता है, प्रपत्र संख्या 9, प्रपत्र संख्या 10, प्रपत्र संख्या 19, प्रपत्र संख्या आपकी 5। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। यहाँ पे कह रहे हैं कि अनुपलब्धता प्रमाण पत्र किस प्रपत्र संख्या द्वारा जारी किया जाता है, यानी आपकी संख्या पूछी गई है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। प्रपत्र पत्र संख्या 10 के द्वारा आपके अनुपलब्धता प्रमाण पत्र आपको प्रदान
किया जाता है। ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका जन्म मृत्यु अधिनियम 1969। जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969। इसके अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायत द्वारा अपने संसाधनों से उत्पन्न कर की अत्यंत कम होने का कारण है? देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पे बात की जा रही है कि जो पंचायतें होती हैं वो अपने द्वारा अपने संसाधनों का प्रयोग करके जो टैक्स कलेक्शन होता है वो अत्यंत कम है। इसका रीज़न क्या है वो आपसे पूछा गया है। राज्यों द्वारा पर्याप्त कराधान शक्ति का हस्तांतरण ना करना, यानी जो राज्य होते हैं उन्होंने उनको शक्ति प्रदान नहीं की गई है। बिल्कुल स्टेटमेंट क्या है? सही है। नौकरशाही का अत्यधिक नियंत्रण, मतलब जो आपके नौकरशाही है यानी जो आपका जो इनका इन्वॉल्वमेंट है पॉलिटिक्स का वो ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक। पंचायतों द्वारा वित्तीय अधिकारों के प्रयोग की अनिच्छा, जो यहाँ पर पंचायत अधिकारी होते हैं या फिर उनकी जो क्या है अनिच्छा होती है, अनविलिंगली होती हैं। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। उपरोक्त तीनों रीज़न क्या हैं? सही हैं। आपके जो टैक्स की बात की जा रही है, आपकी पंचायत के द्वारा कौन कौन से टैक्स वगैरह लगाए जाते हैं, तो ये इसका प्रावधान दे रखा है आपके आर्टिकल नंबर 243 के एच में। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 4। रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया में प्रपत्र संख्या 1 का संबंध है। जन्म सूचना पत्र, मृत्यु सूचना पत्र, मृत जन्म सूचना पत्र या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। आपकी रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया के प्रपत्र संख्या जो 1 है उसका संबंध है आपके जन्म सूचना पत्र से। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। जबकि मृत्यु सूचना पत्र की संख्या कितनी होती है? तो उसकी 02 होती है। मृत जन्म की सूचना होती है वो 03 होती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। जितने भी आपके सूचना पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट है, वो किसके अंतर्गत अलॉट किए जाते हैं? तो आपके जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही आंसर होगा आपका 1। जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के तहत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? ध्यान से समझना। यहाँ पे कह रहे हैं कि राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त होने वाला सर्वोच्च अधिकारी कौन है? महारजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार, मुख्य रजिस्ट्रार या फिर जिला रजिस्ट्रार। तो आप पेन पेंसिल लेके बैठ जाइए। जहाँ पर भी आपको कंफ्यूज लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज करिए और अपना आंसर लिखते जाइए, जिससे कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट प्लस ये देख सकें कि आपको कितने मार्क्स आउट ऑफ 100 आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही आंसर होगा 3। मुख्य रजिस्ट्रार की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, जबकि महारजिस्ट्रार की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये आपके केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3। ई पंचायत मिशन की शुरुआत कब हुई? 2018, 2019, 2020, 2021। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपके ई पंचायत की शुरुआत कब हुई है? ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। ई पंचायत मिशन की शुरुआत कब हुई? 2018 में इसकी शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत आपके जो पंचायती राज मंत्रालय है उसके द्वारा 24 अप्रैल 2020 को एक पोर्टल लॉन्च किया था। कौन सा पोर्टल लॉन्च किया था? इम्पोर्टेंट है आपके लिए। वो किया गया है आपका ग्राम स्वराज पोर्टल। कौन सा है आपका? ई ग्राम स्वराज पोर्टल। इसका उद्देश्य क्या है ई ग्राम स्वराज पोर्टल का? तो जितने भी आपकी ग्राम पंचायत से रिलेटेड वर्क हैं उनको ऑनलाइन करना। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1। अगर मैं इन शॉर्ट में बोलूँ तो डिजिटलाइजेशन को क्या करना है? बढ़ावा देना है आपका। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा आपका 1, 2018। डिजिटल भूमि परियोजना के संबंध में कौन सा कथन सही है आपका? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में भूमि अभिलेख के डिजिटलीकरण की परियोजना, उत्तर प्रदेश की ग्रामीण भूमि से संबंधित ई सेवाओं का विस्तार
यह शासन सेवा वेतन प्लेटफॉर्म का कौशल मॉडल है उपरोक्त में से सभी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, ध्यान से फिर से अगेन पढ़ लीजिए। डिजिटल भूमि परियोजना का संबंध क्या है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भूमि जो अभिलेख हैं, आपके रिकॉर्ड है, उनको डिजिटलीकरण करना है। ग्रामीण भूमि जो संबंधित है और जो ई सेवाओं का विस्तार करना है। जो भी आपके ग्राम समाज में वर्क करते हैं उनकी जो वेतन है उनको एक प्लेटफॉर्म प्रदान करना है, ऑनलाइन उनकी आपकी सैलरी ट्रांसफ़र होती जाए, डीबीटी मेथड कहते हैं जिसे। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। उपरोक्त सभी तीनों स्टेटमेंट क्या हैं? सही हैं आपके। उमंग ऐप कितनी भाषाओं में काम करता है? 11, 12, 13 या 14? तो यहाँ पर देखिए उमंग ऐप कितनी भाषाओं में कार्य करता है? ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। 13 भाषाओं में यह कार्य करता है। उमंग ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च्ड किया गया है आपके उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब प्रारंभ हुई? 1 फरवरी 2018, 1 फरवरी 2019, 2 फरवरी 2019 या 3 फरवरी 2020? ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का प्रारंभ हुई थी आपकी 1 फरवरी 2019 को, लेकिन इसे लागू कब से माना गया ये आपका इम्पोर्टेंट है। तो ये लागू मानी गई थी आपकी 1 दिसंबर 2018 से। इसके अंतर्गत क्या प्रावधान दिया गया है? तो इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक किसान को जो आपके खेती करते हैं उनको 3 इंस्टॉलमेंट में 2-2 हज़ार रुपये प्रदान किए जाएंगे, अर्थात आपको 6,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे 1 वर्ष के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। 1 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को प्रारंभ किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कब प्रारंभ हुई? 2013, 2014, 2015 या 2016? इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट परियोजना है आपकी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो प्रारंभ की गई है, ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। 2016 में इसको प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत आपका क्या प्रावधान है वो भी समझ लीजिए। अगर कोई व्यक्ति मैदानी खेत में अपना घर बनाता है, कोई गरीब तबके का लोग हैं, उनको आवास प्रदान किया गया है, तो मैदान में जब बनाएगा तो उसको जो शेयरिंग होती है आपकी पैसे की सेंट्रल सरकार के मध्य और आपकी स्टेट गवर्नमेंट के मध्य, तो वो 60-40 होती है। जब आपका पर्वतीय क्षेत्र होता है या फिर मैं बात करूं नॉर्थ ईस्ट की बात करूं, तो वहाँ पर आपका जो रेशियो होता है वो 9-10% का रेशियो होता है। जबकि जो आपके यूटी होते हैं, यूनियन टेरिटरी होते हैं, वहाँ पर 100% शेयर किसका होता है? आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। 2016 में आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का प्रारंभ किया गया। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? ध्यान से समझना, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आपका कौन सा सम्मिलित है। ग्रामीण जन शक्ति कार्यक्रम 1970-71, पायलट गहन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1975-76, मरुस्थल विकास कार्यक्रम 1977-78 या फिर अंत्योदय योजना 1989-80? तो यहाँ पर ध्यान से समझना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में पूछा गया था कौन सम्मिलित है आपकी, तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3। मरुस्थल विकास कार्यक्रम 1977-78 में प्रारंभ किया गया, जबकि ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम आपका प्रारंभ किया गया था 1960-61 में। ऑप्शन नंबर इस प्रकार सही आंसर होगा 3। ग्रीन कार्ड योजना का संबंध है वनीकरण योजना, पर्यावरण योजना, परिवार नियोजन योजना, जल संरक्षण? तो यहाँ पर ध्यान से समझो, ग्रीन कार्ड योजना का जो संबंध है, ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा, परिवार नियोजन से, जिसे परिवार नियोजन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फैमिली प्लानिंग। इस योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो इस योजना का शुभारंभ किया गया था आपके 1985 में। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3, परिवार नियोजन। कॉमन सर्विस सेंटर 2.0 योजना कब प्रारंभ हुई? 2012, 2013, 2014, 2015? तो कॉमन सर्विस सेंटर
2.0 योजना का प्रारंभ किया गया है 2015 में। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4। इसके अंतर्गत आपको क्या करना है, तो ये कॉमन सर्विस सेंटर ओपन होगा, किसके द्वारा होगा, वो होगा आपका BLE के द्वारा होगा, जिसके अंतर्गत आपको ऑनलाइन सर्विसेज प्रदान की जाएंगी। आपकी जो भी आपकी सर्विसेज हैं गांव से संबंधित, वो आपकी सर्विसेज प्रदान की जाएंगी। कौन कौन सी होंगी, जैसे आपके सर्टिफिकेट से रिलेटेड चीज़ें होंगी, जैसे आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, डेथ सर्टिफिकेट हो गया, यहाँ पर आपके जो मनरेगा का जॉब कार्ड है वो बनाना हो गया। इस तरह के कार्य किए जाते हैं कॉमन सर्विस सेंटर में। इसे ओपन करने के लिए किसी भी व्यक्ति की जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए मिनिमम, तो वो आपकी 18 वर्ष की होनी चाहिए। इसके कॉमन सर्विस सेंटर ओपन करने के लिए आपको TEC का आपको क्या करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट करना पड़ेगा, आप एलिजिबल होंगे। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4। 2015 में कॉमन सर्विस सेंटर 2.0 योजना को प्रारंभ कर दिया गया, जिसका उद्देश्य क्या है, ऑनलाइन सर्विसेज को प्रदान करना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र है। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि गांधी, इसको आप जब आप पढ़ोगे तो इसको इन शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे, मनरेगा। मनरेगा से आपको इजीली लर्न हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन जब भी डिटेल में अगर आपको दे रखें तो उनको ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो कौन व्यक्ति इसको प्राप्त करने का पात्र होगा वो आपसे पूछा गया है। केवल अनुसूचित जाति और जनजाति परिवारों के सदस्य, तो यहाँ पे ऑलरेडी केवल वर्ड है तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के सदस्य, ये भी नहीं होगा। सभी पिछड़े समुदायों के परिवारों के सदस्य, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे किसी भी परिवार का वयस्क सदस्य, यानी जो गाँव में रह रहा है कोई भी परिवार का व्यक्ति है, वो उसमें अप्लाई करना चाहता है वर्क के लिए, तो आपको वर्क प्रदान किया जाएगा। मनरेगा कब प्रारंभ हुआ था, तो ये हुआ था आपके 2 फरवरी 2006 को। लेकिन 2 फरवरी 2006 को इसका नाम क्या था, तो उस समय इसका नाम था आपका नरेगा। लेकिन आपका 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया था। उसके बाद इसका नाम हो गया था आपका क्या, मनरेगा। इसके अंतर्गत प्रावधान क्या किए गए हैं, तो इसके अंतर्गत प्रावधान है कोई भी व्यक्ति जिसमें काम मानना है, अकुशल है, चाहे वो पढ़ा लिखा है नहीं है, आपको 100 डेज का वर्क दिया जाएगा इसके अंतर्गत। लेकिन अगर आप कहीं पर जहाँ पर रहते हैं यहाँ पर सूखाग्रस्त क्षेत्र है, क्या है आपका, सूखाग्रस्त क्षेत्र है, वहाँ पर आपको 150 डेज का वर्क भी दिया जा सकता है। ये आपके डिसाइड करती है स्टेट गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4। किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य को मनरेगा के अंतर्गत आपको काम प्राप्त करने का अधिकार है। पंचायत सहायक की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना प्रकाशित की जाएगी जिला अधिकारी कार्यालय द्वारा, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर, ग्राम पंचायत कार्यालय के सूचना पटल पर, या पंचायती राज विभाग की वेबसाइट पर। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, जो पंचायत सहायक होता है उसकी नियुक्ति से संबंधित आपके आवेदन पत्र आमंत्रित की सूचना प्रकाशित कहाँ पे की जाएगी, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा, ग्राम पंचायत कार्यालय के सूचना पटल पर। ना कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसके लिए अप्लाई नहीं होगा, ना ही आपका UPSSC करती है, ना ही आपका पंचायती राज विभाग करता है। ये सूचना दी जाती है आपके ग्राम पंचायत कार्यालय की सूचना पटल पर। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड पेयजल के उपभोग शुल्क के नियमित कलेक्शन तथा रिकॉर्ड रखने से संबंधित कार्य किया जाएगा। ग्राम पंचायत सचिव, पंचायत ग्राम सेवक या फिर ग्राम प्रधान। देखिए ध्यान से समझना, यहाँ पे कह रहे हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड पेयजल का उपभोग शुल्क क्या है, आपका शुल्क है आपका, जिसको नियमित क्या करना है, कलेक्ट करना है और उनसे संबंधित रिकॉर्ड रखना है, किसका आपने शुल्क दिया है, किसने नहीं दिया है, ये कार्य किसके द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा ग्राम पंचायत या फिर सचिव, पंचायत सहायक, ग्राम सेवक या प्रधान। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1, ग्राम पंचायत सचिव। यहाँ से इस क्वेश्चन को काट के यहाँ पर लिख लीजिए, ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा आपका 1।
भारत में पहली बार किस वर्ष नागरिक घोषणा पत्र की अवधारणा को अपनाया गया? 1996, 1997, 1998, 2000। देखिए, जब भी मैं आपको क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ उस समय आप अपने आंसर टिक कर सकते हैं, एक नोटबुक पर लिख सकते हैं, जिससे कि आप एनालाइज कर पाएँ कि आउट ऑफ 100 मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कि भारत में सर्वप्रथम नागरिक घोषणा पत्र की अवधारणा को कब अपनाया गया? तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा, 1997 को अपनाया गया। वरिष्ठ नागरिक पेंशन हेतु आवेदन पत्र अग्रेसित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं: आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, यहाँ पर वरिष्ठ नागरिक पेंशन हेतु आवेदन करना है। जो भी व्यक्ति बूढ़े बड़े व्यक्ति होते हैं, सीनियर सिटीजन्स होते हैं गाँव में, उनको पेंशन के लिए आवेदन करना है। तो उसके लिए कौन कौन से प्रमाण पत्रों की जरूरत पड़ती है, यहाँ पे पूछा गया है। आय प्रमाण पत्र की आयु प्रमाण पत्र यानी एज सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट, या उपरोक्त दोनों। तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा, दोनों सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। मनरेगा जॉब कार्ड आवेदन के कितने दिनों बाद प्राप्त होगा? 30 दिन, 15 दिन, 45 दिन या फिर 7 दिन। तो मनरेगा जॉब कार्ड आवेदन करने के कितने दिन बाद प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2, 15 दिन के बाद। मनरेगा जॉब कार्ड के लिए आवेदन कहाँ पे किया जाएगा? तो ये आवेदन किया जाएगा पंचायत सचिवालय में। मनरेगा के अंतर्गत आपको कितने दिन का वर्क दिया जाता है? तो यहाँ पे 100 डेज का वर्क देने की गारंटी है। किसकी? राज्य सरकार की। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। आपको जब भी आपका जॉब कार्ड मिल जाएगा आवेदन करने के बाद, तो आपको 15 दिन के अंदर आपको आवेदन कार्ड मिल जाएगा। जब आप जॉब कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके पास कौन कौन सी वस्तुएँ या दस्तावेज होने चाहिए जॉब कार्ड प्राप्त करने के लिए? तो आपको क्या चाहिए? एक तो चाहिए आधार कार्ड, क्योंकि जब आप बीपीओ बन जाएंगे तो आपके पास ये सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि आप अपने फील्ड में अच्छे से काम कर सकें। जब कोई व्यक्ति आपसे काम मांगेगा तो आप क्या कहोगे? जॉब कार्ड बनाने के लिए आधार कार्ड चाहिए, खाता संख्या चाहिए आपकी, खाता संख्या से मतलब है यहाँ पर पासबुक चाहिए, ठीक है ना। और आपका एक सर्टिफिकेट और लगता है, जैसे आपके फ़ोटो मांगेंगे। आप इन 3 चीज़ें तो आपके पास कंपलसरी होनी चाहिए कार्ड के अप्लाई करने के लिए। ये सब चीज़ें कहाँ सबमिट करोगे आप? पंचायत सचिवालय में सबमिट करोगे, जो भी व्यक्ति आपका वर्क मांगता है उसके द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा, तो आपको 15 दिन के अंदर जॉब कार्ड मिल जाएगा। पंचायत से संबंधित सेवा वितरण और संबंधित शिकायत निवारण तंत्र किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर पंचायत से संबंधित कोई भी आपकी सेवा वितरण में कोई भी शिकायत करनी है, शिकायत निवारण तंत्र को बनाने में, इसका निर्धारण कौन करता है? केंद्र सरकार, स्थानीय सरकार, राज्य सरकार या उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3, राज्य सरकार। क्योंकि जो पंचायत है आपकी, वो किसका गठन है? आर्टिकल नंबर आपके 40 में दे रखा है कि पंचायतों का गठन कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। और यही प्रावधान है कि राज्य सरकार के द्वारा इसके नीति निर्माण किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। केंद्रीय बजट 2025-26 के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए कितने रुपए धनराशि आवंटित की गई है? 19,000 करोड़, 20,000 करोड़, 25,000 करोड़ या फिर 30,000 करोड़? क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपके बजट 2025-26 के अंतर्गत पूछा गया है। क्या कहा गया इसमें कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आपकी कितनी धनराशि आवंटित की गई है 2025-26 के लिए? तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा, 19,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका प्रारंभ हुआ था आपका 25 दिसंबर 2000 को इसका प्रारंभ हुआ है। किसके द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था? तो इसे प्रारंभ किया गया था आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा।
उद्देश्य क्या है इसको प्रारंभ करने का, तो उद्देश्य है आपको रोड कनेक्टिविटी को बढ़ाना। इनडायरेक्टली आप इसको ही लर्न करना है, क्योंकि सड़क कनेक्टिविटी को क्या करना है, बढ़ाना है। किन के लिए बढ़ाना है, कि जो आपके गांव हैं उनको आपकी मेन सड़कों से इसको जोड़ना है। ऑप्शन नंबर आपका आंसर सही आंसर होगा। 19,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं 2025-26 के बजट के अंतर्गत। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत कब हुई थी? नवंबर 2016, फरवरी 2017, फरवरी 2018, जुलाई 2019। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन आने ही आने हैं। 10 नंबर की आपकी ग्रामीण योजनाएं आनी है जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित होंगी। तो यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास योजना, कौन सी आवास योजना है, लेकिन ये ग्रामीण आवास योजना है, ये कब प्रारंभ हुई? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3 फरवरी 2018 में। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है वो समझ लीजिए। इसके अंतर्गत आपकी राज्य सरकार के द्वारा मैदानी भागों में जब कोई भी आवास निर्माण किए जाते हैं तो वहाँ पर आपको कितने रुपए प्रदान किए जाएंगे? वहाँ आपको प्रदान किए जाते हैं 1,20,000 रुपये। आपको ग्रामीण एरिया में दिए जाएंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हिल्स एरिया में रह रहा है, गांव में रह रहा है, तो वहाँ पे कितने रुपए दिए जाते हैं? तो वहाँ पे दिए जाते हैं आपको 1,30,000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3 फरवरी 2018 में मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना कब शुरू की गई? 2017, वर्ष 2021, वर्ष 2018, वर्ष 2023। तो देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के बारे में पूछा गया, ये कब प्रारंभ हुई थी? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2018 में इसको प्रारंभ किया गया। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। इसके अंदर क्या है, देखिए जब भी आप क्वेश्चन देखेंगे तो उसी में आपका आंसर भी छिपा होता है। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास यानी आपका क्या है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चरली गांव का क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3 2018। सबरी संकल्प अभियान उत्तर प्रदेश में किस लिए शुरू किया गया? गरीबी उन्मूलन, बेरोजगारी मिटाने, कुपोषण को दूर करने या फिर निरक्षरता को दूर करने। तो सबरी संकल्प अभियान की बात की जा रही है। ये पहले देख लीजिए कहाँ पर प्रारंभ किया गया है, उत्तर प्रदेश में प्रारंभ किया गया है। उद्देश्य क्या था इसको प्रारंभ करने का? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3, कुपोषण को दूर करना इस अभियान का उद्देश्य था। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। अटल भूजल योजना क्या है? भूजल प्रबंधन, वर्षा के पानी का संरक्षण, हर घर जल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अटल भूजल योजना क्या है आपकी? तो उसका है आपको वाटर मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। ध्यान रखना, आपके वर्षा का पानी का संरक्षण नहीं करना है, हर घर जल नहीं पहुंचाना है, ये सभी क्या है इसके उद्देश्य नहीं है। अटल भूजल योजना का उद्देश्य भूजल का प्रबंधन करना, जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको कैसे रेगुलेट करना है। जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई? मोस्ट इम्पोर्टेंट योजना है आपकी, यहाँ से क्वेश्चन आने के कई बार बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि प्रीवियस ईयर की कक्षाओं में भी या परीक्षाओं में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष यानी पंचीय वर्ष आपकी शुरू की गई है? सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4, 7th पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आपकी जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ की गई। अब देखिए आपका जवाहर रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई है? तो इसका प्रारंभ हुआ था आपके 1989 टू 90 में। बात कर लेते हैं आपके पंचवर्षीय योजना की। तो आपके जो 7th परियोजना थी इसका कार्यकाल कितना था? तो 1985 में इसको प्रारंभ किया गया, 1990 तक इसका कार्यकाल था। जवाहर रोजगार योजना जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, GRY कहते हैं, इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था आपका रोजगार प्रदान करना, यानी क्या है ग्रामीण जो लोग हैं उनको रोजगार प्रदान करना। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा
फॉर 7th 5 ईयर्स प्लान योजना के अंतर्गत जवाहर रोजगार योजना को प्रारंभ किया गया। निम्नलिखित में से किस भारत में फसल बीमा के जनक के रूप में जाना जाता है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछा गया है कि भारत में किसे फसल बीमा योजना के जो जनक हैं, फसल बीमा के जनक हैं, उन्हें किसे कहा जाता है? प्रोफेसर BM दांडेकर, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, डॉक्टर BG कुरियन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे डॉक्टर BM दांडेकर को हम क्या कहते हैं? फसल बीमा के जनक के रूप में जानते हैं। जबकि डॉक्टर MS स्वामीनाथन को क्या जाना जाता है? इसने कहते हैं फादर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। क्या कहते हैं इन्हें? फादर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि के पिता या भारतीय कृषि के जनक के फॉर्म में इन्हें जाना जाता है। इसी तरह डॉक्टर BG कुरियन को किस लिए जाना जाता है? तो इन्हें कहते हैं फादर ऑफ मिल्क। इंडिया में ये मिल्क से रिपोर्टेड है, यानी जो मिल्क है आपका प्रोडक्शन है, मिल्क प्रोडक्शन है, उसके फादर के रूप में जाने जाते हैं। कहाँ पर? इंडिया में। इन्होंने ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की थी 1970 में। ऑपरेशन फ्लड आपका किससे संबंधित है वो भी समझ लीजिए। ऑपरेशन फ्लड है आपका मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है, जो कि स्टार्ट किया गया था भारत में कब? 1970 में। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा आपका एक। प्रोफेसर BM दांडेकर को फसल बीमा के जनक के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत किसको प्राथमिकता नहीं दी जाएगी? गरीबी, गांव में गरीबी से मुक्ति, बच्चों के अनुकूलन गांव, जल पर्याप्त गांव या शहरों में गरीबी से मुक्ति। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। यहाँ पे बोले राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत किसको प्राथमिकता नहीं दी जाएगी? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4, क्योंकि यहाँ पे सिटी की बात की जा रही है और सिटी से आपका राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान से कोई लेना देना नहीं है। गांव में आपका जो गरीबी से मुक्ति है ये किस में कहा गया है? यानी नो गरीबी होनी चाहिए। SDG 1 में भी तो यही कहा गया है। इसी तरह से बच्चों के लिए अनुकूल गांव होने चाहिए, जल पर्याप्त होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत, लेकिन इसमें शहर से कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? इस तरह के क्वेश्चन आने ही आने हैं आपके। ग्रामीण आवास योजना 1957-58, ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 1969-70, 10 लाख कूप योजना 1988-89 या फिर गांधी ग्राम योजना 1995-96। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं? सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3। 10 लाख कूप योजना जो प्रारंभ की गई है वो कब की गई थी आपकी? 1989 टू 90 में इसको प्रारंभ किया गया है, ना कि 1988-89 में। तो ग्रामीण आवासीय योजना 1957-58 में प्रारंभ की गई, बिल्कुल ठीक है। ग्रामीण विद्युतीकरण योजना आपकी प्रारंभ की गई 1969-70 में, बिल्कुल ठीक है। गांधी ग्राम योजना 1995-96 में स्टार्ट हुई थी, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। 10 लाख कूप योजना आपकी 1989-90 में प्रारंभ हुई थी, ना कि आपके कब? 1988-89 में। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। प्रत्येक संसद सदस्य द्वारा वर्ष 2019 तक कितने ग्रामों को आदर्श ग्राम बनाने का लक्ष्य रखा गया था? 3, 4, 5 या 6। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रत्येक संसद द्वारा 2019 तक कितने ग्रामों को आदर्श बनाने का लक्ष्य रखा गया था? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा आपका 3 ग्रामों को आपको आदर्श ग्राम की कन्वर्ट करने का लक्ष्य रखा गया था। ये किस योजना के अंतर्गत रखा गया था? तो यहाँ पर रखा गया था सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत। ये योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये योजना प्रारंभ की गई थी आपकी 2014 में, जिसके अंतर्गत आपको आदर्श बनाने थे। जबकि 2024 में कितने आदर्श ग्रामों का लक्ष्य रखा गया है? 8 विलेजेस यानी गाँव का लक्ष्य रखा गया है।
ये ध्यान से समझ लेना, क्योंकि आपके 2019 तक 3 करने थे, 2024 तक आपको 8 गाँव को आदर्श ग्राम में कन्वर्ट करना था। ये प्रत्येक संसद का क्या था, लक्ष्य रखा था प्रत्येक संसद के लिए, सांसद के लिए। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3। अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत रजिस्टर के प्रारूप के बारे में वर्णन किया गया है? धारा 5, धारा 8, धारा 16 या धारा 18? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं, अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत रजिस्टर के प्रारूप का वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3। धारा 16 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। अगर आपको लग रहा हो कि थोड़ा सा जल्दी स्पीड हो रही है, तो हमें क्या है, तो ऑलरेडी एग्ज़ाम में सिर्फ आपको कितने घंटे दिए जाएंगे, 2 घंटे दिए जाएंगे। इसलिए वीडियो को पॉज करके भी आप आंसर आप दे सकते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा आंसर सही नहीं होगा। जब आपका टेस्ट पेपर, जब आप पूरा कंप्लीट इसे कर लें आफ्टर 2 घंटे बाद, तो आप अपने इसको कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 सही आंसर होगा। धारा 16 के अंतर्गत रजिस्टर के प्रारूप का वर्णन किया गया है। भारत में पंचायत की संख्या कितनी है? 2.5 लाख से अधिक, 3.5 लाख से अधिक, 4 लाख से अधिक या 4.5 लाख से अधिक? देखिए यहाँ पे भारत में वर्तमान में आपकी पंचायतों की संख्या पूछी गई है। ध्यान रखना, गांव और पंचायतों की संख्या में डिफरेंस है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 2.5 लाख से अधिक आपकी पंचायतों की संख्या है। लेकिन अगर आपकी गाँव की संख्या पूछी जाए टोटल भारत में कितनी है, तो यहाँ पर आपकी 6.4 लाख से क्या है, अधिक है आपकी। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना, ग्राम पंचायत और गांव में दोनों में डिफरेंस है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2.5 लाख से अधिक है आपके भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या। उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग द्वारा वर्तमान में किन प्रमुख कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है? देखिए ध्यान से, उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग, इम्पोर्टेंट ये है आपका कि कौन सा विभाग आपसे पूछा जा सकता है। कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, बिल्कुल ठीक है आपका। पंचायती राज अधिकारी व कर्मियों का प्रशिक्षण बिल्कुल दिया जाता है। और ये प्रशिक्षण कहाँ पे दिया जाता है? लखनऊ में दिया जाता है। जब आप बीपीओ बन जाओगे तो आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो लखनऊ में होगी। ऑप्शन नंबर आपका 2 भी सही है। भूख मुक्ति व जीवन की रक्षा गारंटी, तो बिल्कुल ठीक है आपकी भूख से मुक्ति, यानी क्या है, कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, ऐसा तो स्टेट गवर्नमेंट भी कहती है और आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहती है। ये सब किसके अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं? पंचायती राज विभाग द्वारा इनका क्रियान्वयन किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। भूमि प्रबंधन समिति का कार्य नहीं है भूमि का बंदोबस्त तथा प्रबंधन, वन तथा वृक्षों का विकास, आबादी स्थलों के साथ ग्राम संचार साधनों का अनुरक्षण तथा विकास, या ग्राम संपत्ति का अंतरण। देखिए यहाँ से क्या बोल रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं भूमि प्रबंधन समिति का कार्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। ग्राम संपत्ति का अंतरण आपका भूमि प्रबंधन समिति का कार्य नहीं है, जबकि ये है आपके ग्राम पंचायत का। बात करते हैं भूमि आपकी प्रबंधन समिति की, तो इसका जो हेड होता है वो कौन होगा? हेड होगा आपका ग्राम प्रधान, जबकि इसका सचिव कौन होगा? यदि ये इम्पोर्टेंट है, जब भी आपसे सचिव के बारे में पूछा जाएगा तो जो आप बनने वाले हैं वो नहीं होंगे। इसका जो सचिव होगा वो कौन होगा? लेखपाल होगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। ग्राम संपत्ति का अंतरण आपके भूमि प्रबंधन समिति का कार्य नहीं है। ग्राम सभा के जन्म मृत्यु रजिस्टर को उचित ढंग से पूर्ण करने का कार्य किसका है? ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम सहायक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए, ग्राम सभा के जन्म मृत्यु रजिस्टर्ड को उचित ढंग से कार्य करने का जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर हुआ। ग्राम पंचायत अधिकारी के द्वारा। ग्राम पंचायत अधिकारी आपको कहाँ पे मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको पंचायत सचिवालय में। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा बीपीओ का,
कब होगा आपका एग्ज़ाम? 27 अप्रैल को तो आपका एग्ज़ाम ही है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप भी यही कार्य करेंगे, जो कि आपके जो रजिस्टर वगैरह हैं उनको मेंटेन करेंगे, गाँव के लिए विकास में अपना योगदान देंगे। आपको कहाँ पर बैठने के लिए मिलेगा? पंचायत सचिवालय में आपकी चेयर होगी, वहाँ पर आप बैठोगे और अपना कार्य करोगे। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा, ग्राम पंचायत अधिकारी। ग्राम पंचायत के कर्मचारियों में कितने नियंत्रण में कार्य करते हैं? देखिए ध्यान से, यहाँ पे सॉरी कुछ मिस्टेक्स हो रही हैं। ग्राम पंचायत के कर्मचारी किसके नियंत्रण में, क्या है यहाँ पे, किसके वर्ड आप यूज कर लीजिए, किसके नियंत्रण में कार्य करते हैं? ग्राम प्रधान, ग्राम सहायक, ग्राम पंचायत अधिकारी या फिर वार्ड मेंबर। तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा, ग्राम पंचायत अधिकारी के नियंत्रण में आपके कर्मचारी कार्य करते हैं। अब कौन कौन से कर्मचारी कार्य करते हैं ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आने हैं। जैसे मान के चलिए आपका कौन होता है, ग्राम पंचायत सहायक होता है आपका। जो पंचायत सहायक है वो भी आपके अंडर में ही कार्य करेगा। और दूसरा कौन होगा, प्लस आपके जो भी आपके सफाई कर्मी होंगे वो भी आपके अंडर में ही कार्य करेंगे। तो इन सब का जो रिकॉर्ड वगैरह कौन रखेगा, आप ही रखोगे। जब आपका एग्ज़ाम ओवर होने के बाद में सिलेक्शन होगा तब ये सब चीज़ें आपको अंडर द ट्रेनिंग सिखाई जाएंगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 सही आंसर होगा, ग्राम पंचायत अधिकारी। ग्राम सभा द्वारा लगाए गए शुल्कों का एकत्रीकरण कौन करता है? सेक्रेटरी, वार्ड सदस्य, ग्राम प्रधान या इनमें से कोई नहीं। तो ग्राम सभा द्वारा लगाए गए शुल्क यानी जो टैक्सेस हैं उनका एकत्रीकरण कलेक्शन कौन करेगा? सेक्रेटरी करेगा। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। सेक्रेटरी को ही हम विलेज पंचायत ऑफिसर कहते हैं। इसका प्रावधान जो आपके टैक्सेस हैं ग्राम सभा द्वारा लगाए जाते हैं, प्रावधान किस में दे रखा है? आर्टिकल नंबर 243 के एच में दे रखा है कि कौन कौन से टैक्स आपके ग्राम पंचायत लगाएगी। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा, उनका कलेक्शन सेक्रेटरी या फिर बीपीओ के द्वारा किया जाता है। पंचायत से संबंधित सभी कार्यों की निगरानी के लिए कौन सा डिजिटल ऐप जारी किया गया है? ई ग्राम स्वराज, ई चक्र, मेरी सरकार या उपरोक्त में से कोई नहीं। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अपना आंसर दे सकते हैं। मैं जब तक एक्सप्लेन करता हूँ आपको आंसर देना होगा। पंचायत से संबंधित सभी कार्यों की निगरानी करने के लिए कौन सा डिजिटल ऐप है आपका? ई ग्राम स्वराज डेवलप किया गया है, किसके द्वारा? ये किया गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। इसको प्रारंभ कब किया गया था? इसको प्रारंभ किया गया है आपका 24 अप्रैल 2020 को। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा आपका 1। कौन सा है? ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन है। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? तो जितने भी आपकी ऑनलाइन फीडिंग है वो सब की जाएगी, यानी ऑनलाइन रिकॉर्डों की क्या की जाएगी, इसमें फीडिंग्स की जाएंगी। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1। कंप्यूटर का वह भाग जो प्रोग्राम डिजाइन करता है, लिखता है, मेंटेन करता है, क्या कहलाता है? अब देखिए यहाँ से आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, जो कि आपके 15 क्वेश्चन आपको दिए गए होंगे। ऑप्शन नंबर 1 फाइल नेम, प्रोग्राम, रिकॉर्ड या प्रोग्रामर। तो यहाँ पर ध्यान से समझो, यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए कंप्यूटर का वह भाग जो प्रोग्राम डिजाइन करता है, लिखता है, मेंटेन करता है, वो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा, प्रोग्रामर। प्रोग्रामर ही आपको प्रोग्राम को डिज़ाइन करता है, कैसे मेंटेन करना है उसकी डिटेल आपको प्रोवाइड कराता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही आंसर होगा 4। निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का भाग नहीं है? देखिए ध्यान से समझना, यहाँ पे कह रहे हैं कि पर्सनल कंप्यूटर का भाग नहीं है। पर्सनल कंप्यूटर क्या कहते हैं? पीसी कहते हो, सीपीयू, रैम, रोम या यूएसबी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा, रैम आपके पर्सनल कंप्यूटर का भाग नहीं है आपका। जबकि सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी प्रकार आपकी जो रोम है उसकी फुल फॉर्म क्या होगी? रीड ओनली मेमोरी।
यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होगी आपकी? यूनिवर्सल सीरियल बस। ये आप जो भी फुल फॉर्म बताई जा रही हैं आप उनको लिखते जाना, क्योंकि आपके 27 अप्रैल से पहले आपको इन सभी को लर्न भी करनी पड़ेंगी। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। पर्सनल कंप्यूटर का रैम आपका भाग नहीं है। कौन सा केस आधारित लर्निंग का एक उदाहरण है? निर्णय वृक्ष, जेनेटिक एल्गोरिदम, तंत्र का नेटवर्क, आपकी निकट पड़ोसी। तो यहाँ पे देखिए केस आधारित लर्निंग का एक उदाहरण आपसे पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा कि निकटतम पड़ोसी। केस आधारित लर्निंग का क्या है? आपका एक उदाहरण है। लेजी लर्निंग एल्गोरिदम का दूसरा नाम क्या है? के नियरेस्ट नेबर, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, न्यूरल नेटवर्क। तो यहाँ पर देखिए लेजी लर्निंग एल्गोरिदम का दूसरा नाम आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा कि नियरेस्ट नेबर आपका लेजी लर्निंग का अनदर नेम है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। एक डेडिकेटेड कंप्यूटर है, क्या है? इसको आपको टिक करना है। केवल एक व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जाता है, एक को सौंपा गया और केवल एक ही कार्य है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, केवल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके अपने अकॉर्डिंग इसको पढ़ सकते हैं और उसके अनुसार क्वेश्चन के आंसर का एनालाइज कर सकते हैं। तो डेडिकेटेड जो कंप्यूटर है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2, एक को सौंपा गया केवल एक ही कार्य से संबंधित है आपका डेडिकेटेड कंप्यूटर। कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या है? मानव मस्तिष्क, कंप्यूटर प्रोग्राम, सेक्रेटरी या फिर रासायनिक संग्रहण यंत्र। इम्पोर्टेंट है आपका। यहाँ पे देखिए वेटवेयर क्या है आपका, ये पूछा गया कंप्यूटर के संदर्भ में। तो ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा आपका मानव मस्तिष्क। यानी वेटवेयर किससे संबंधित होगा? आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपका क्या है? संबंधित है आपका। वहीं आपका मानव मस्तिष्क की बात की जाती है, जेनेटिकली आपका प्रोड्यूस किया जाता है, वो ही क्या है आपका? वेटवेयर का एक भाग है मानव मस्तिष्क। BRLM फाइलों का एक्सटेंशन नाम क्या है? .bml, .brm, .wrm, .wrl। देखिए जब भी आपके एक्सटेंशन नेम की बात की जाएगी इंपॉर्टेंट होते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर BRLM का पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा .BWRL इसका एक्सटेंशन नेम होगा। कुछ और एक्सटेंशन नाम के भी समझ लीजिए, जैसे आपका MS वर्ड की अगर कोई फाइल है तो उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो उसका होता है .doc या फिर .dox। जैसे ही आपका MS एक्सेल की आपकी कोई फाइल है तो उसका एक्सटेंशन नेम क्या होगा? इम्पोर्टेंट है, तो इसका होता है .xls और .exls तो यहाँ पे ये आप इनको लर्न कर लेंगे, इन चीज़ों को ईजिली चीज़ें नहीं होंगी। जैसे पावर पॉइंट है तो उसका भी एक नाम होता है पावर पॉइंट की फाइल का, उसे कहते हैं .pptx। क्या बोलते हैं? .pptx। तो ये आपके एक्सटेंशन नेम है, इनको आपको लर्न करना ही करना है क्योंकि इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे ही जाने हैं। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। BRLM फाइलों का जो एक्सटेंशन नेम है .wrl होगा। EMV चिप कार्ड में ई का क्या अर्थ है? देखिए ध्यान से समझना। EMV चिप कार्ड होता है, उसमें ई का अर्थ पूछा गया है आपसे। इमरजेंसी, यूरोपे, इलेक्ट्रॉनिक या फिर ईबे। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। जो ई की फुल फॉर्म है वो क्या होगी आपके? यूरोपे इसकी फुल फॉर्म होगी। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। MS वर्ड 2019 में फुट नोट इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होगी? Ctrl+Alt+F, Ctrl+Alt+D, Ctrl+Alt+F12, Ctrl+Shift+Alt+F। देखिए यहाँ पर शॉर्टकट की बात की जा रही है। MS वर्ड 2019 में किसकी? आपको फुट नोट इंसर्ट करना है, उसके लिए शॉर्टकट की क्या होगी?
तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। Ctrl+Alt+F इसकी शॉर्टकट की होगी। अब फुटनोट क्या होता है वो समझ लीजिए। जैसे आपका कोई एक पेज है, मान के चलिए कि ये क्या है, आपका एक पेज है, आपने यहाँ पे क्या किया, कुछ भी राइटिंग की और कोई एक शब्द ऐसा मिला जिसमें आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें उससे एक्सप्लेन करनी है, तो यहाँ पर आप इस डायरेक्शन में आप एक फुटनोट ऐड कर देते हैं, जिसे हम फुटनोट कहते हैं। स्टार लग के आपका आंसर लिख दिया जाता है कि भाई इसका मतलब, इस यहाँ पे जो वर्ड दे रखा है इसका मतलब ये है। एक्सप्लेनेशन देने के लिए ये फुटनोट्स आपके वर्क किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। Ctrl+X का उपयोग किया जाता है सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए, सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए, या फिर सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कट करने के लिए। ध्यान रखना, जब भी आप शॉर्ट कीज़ के आपके आंसर्स आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, वहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान से टिक कर देना, जल्दीबाजी नहीं करनी है। क्वेश्चन को पढ़िए, एक बार नहीं 2 बार पढ़िए, क्योंकि आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा 100 क्वेश्चन में। अगर आपको चीज़ें आएंगी तो मात्र 30 to 40 मिनट में आप पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए धैर्य बना के क्वेश्चनों को करना है, एक एक क्वेश्चन पे आपका सिलेक्शन रुक जाता है। तो जैसे यहाँ पर देखिए Ctrl+X आप क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा आपका। सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को कट करने के लिए Ctrl+X का वर्क किया जाता है, उपयोग किया जाता है। कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की क्या होगी, तो Ctrl प्लस कॉपी करना है तो C होगा, तिरछा करना है इटैलिक करनी है तो Ctrl+I होगा। ऐसे ही आपको पेस्ट करना है तो पेस्ट P। आप जब भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जब आप किसी टेक्स्ट को पेस्ट करते हैं तो Ctrl+V होता है, जबकि Ctrl जो P होगा वो किसके लिए होता है, प्रिंट के लिए होता है। इस बात को आप ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कट करने के लिए Ctrl+X का यूज किया जाता है। वर्ड डॉक्यूमेंट के संदर्भ में गटर शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, रफ काम के लिए बाईं ओर छोड़ दिया गया कुछ स्थान, 2 भरे हुए पृष्ठों के बीच डाला गया एक रिक्त पृष्ठ, या फिर 2 पैराग्राफ के बीच का स्थान, या सिलाई वाइंडिंग के लिए एक तरफ बचा हुआ स्थान। देखिए यहाँ पे क्या है, गटर शब्द की बात की जा रही है, किसके लिए, वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइलों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा। सिलाई और वाइंडिंग के लिए एक तरफ बचा हुआ स्थान आपका गटर शब्द उसके लिए प्रयोग किया जाता है। मान के चलिए जैसे आपका एक ये पेज है, आप कुछ ढेर सारे आपके पेज हैं, तो आपने यहाँ पे प्रारंभ करते हैं लिखना। मान के चलिए कि आप यहाँ से लिख रहे हैं, तो ये जो पोर्शन होता है ये वाला हम बाइंड करा के लेके आते हैं कोई भी पेजेस। तो यहाँ पर जो बाइंडिंग कराने के लिए जो जगह छोड़ी जाती है उसके लिए अपन यूज करते हैं गटर शब्द का। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4। जब आप एक एक्सेल से स्क्वायर सेट खोलते हैं तो एक्सेल वर्कशीट का नाम प्रदर्शित करता है, टाइटल बार, सेल बार, फॉर्मूला बार, या फिर मेन्यू बार। इम्पोर्टेंट ये है, क्या है देखिए समझिए। जब आपने क्या किया, MS एक्सेल ओपन किया, क्या किया आपने, MS एक्सेल को ओपन किया, तो एक्सेल की जो वर्कशीट है उसका नाम कहाँ पर आपका दिखाई देगा। जैसे मान के चलिए ये क्या है, आपका कंप्यूटर है, यहाँ पर आपकी टाइटल बार होती है, यहाँ पे मेनू बार होती है, और यहाँ पर क्या होता है, आपका वर्क एरिया होता है, और इसके नीचे क्या होती है, स्टेटस बार होती है। जैसे आपने MS एक्सेल की कोई भी सेट खोला है, कोई भी फाइल खोली, तो इसका जो वर्कशीट का नाम है वो कहाँ पर आएगा, तो वो नाम आपका इस जगह पर आता है, इसे कहते हैं टाइटल बार। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। किसी भी फाइल का नाम, जब कोई भी चीज़ आप खोल रहे हैं तो 90% केसेस में टाइटल बार में ही आपका नाम प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1। निम्नलिखित में से इंटरनेट बैंकिंग का एक लाभ नहीं है। देखिए इंटरनेट बैंकिंग से संबंधित है, ब्याज की उच्चतर दर प्राप्त करना, बिलों को ऑनलाइन भुगतान करना, धन का एक सक्रिय हस्तांतरण करना, किसी भी समय खाता का विवरण देखना।
यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग की बात की जा रही है, तो ऑनलाइन भुगतान करते हैं, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। सक्रिय हस्तांतरण करते हैं मतलब क्या, ट्रांसफ़र करते हैं, किसका, मनी ट्रांसफ़र करते हैं, बिल्कुल करते हैं हम। यहाँ पे किसी भी समय खाते का विवरण देखना ऑनलाइन में, आप इजीली आप क्या कर सकते हो, अपना विवरण देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, ब्याज की उच्च दर प्राप्त करना इसका कोई भी लक्ष्य नहीं है, कोई भी लाभ नहीं होता, आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है इसका। ऑप्शन नंबर आपका एक सही आंसर होगा। यूनिक्स ऑपरेटर सिस्टम को वर्ष 1970 के दशक में किसके द्वारा विकसित किया गया था। देखिए ध्यान से, 3 क्वेश्चन आपको यहीं से समझ में आ जाएंगे। यूनिक्स क्या है, पहले तो आप समझिए यूनिक्स क्या है, एक ऑपरेटर सिस्टम है आपका, ठीक है। ये प्रारंभ कब हुआ था, 1970 के दशक में। किसके द्वारा विकसित किया गया, मोटो लैब्स, IBM लैब्स, माइक्रोसॉफ्ट लैब्स या फिर वेल लैब। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा, वेल लैब के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। वेल लैब्स कहाँ पर है, तो ये आपकी अमेरिका में है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा, वेल लैब्स के द्वारा यूनिक्स ऑपरेटर सिस्टम को 1970 के दशक में विकसित किया गया। एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एक उदाहरण है, ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कंट्रोल यूनिट, इनपुट यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या फिर आउटपुट यूनिट। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एक किसका उदाहरण है, ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। ये इनपुट का आपका क्या है, उदाहरण है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर को क्या कहते हैं, OCR कहते हैं हम। इसकी ये क्या हो जाएगी, फुल फॉर्म हो जाएगी, ध्यान रखना। अब इनपुट डिवाइस या इनपुट यूनिट कौन कौन से होते हैं, वे यूनिट जो हम कमांड देते हैं उनको अंदर ले जाके कंप्यूटर प्रोसेस करता है। दैट जो भी डिवाइसेस होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अपने कमांड को ट्रांसफ़र करने के लिए प्रयोग की जाते हैं, उन्हें हम इनपुट यूनिट कहते हैं। जैसे आपका एक माउस हो गया, वो भी क्या है, आपका इनपुट डिवाइस है। आपका कीबोर्ड क्या है, वो सबसे ज़्यादा फेमस है, तो वो भी आपका इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक जो पेन होता है वो भी आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है। जो भी आपकी चीज़ें कमांड को रन कराने के लिए, आपको दे जाने के लिए प्रयोग की जाती हैं, उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं। इसी प्रकार ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जिसे हम OCR कहते हैं, वो क्या होगा, आपका एक इनपुट यूनिट होगा। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। देखिए अब यहाँ से जो 20 मार्क्स के क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश स्पेशल के क्वेश्चन मेंशन होंगे। इसी तरह से आपके जो आपका 27 अप्रैल को एग्ज़ाम होने वाला है, उस तरह से ही आपके क्वेश्चनों को तैयार किया गया है। इसी तरह से वहाँ पे भी आएंगे। हो सकता है कि 20 मार्क्स के क्वेश्चन पहले आ जाएँ, बीच में आ जाएँ, लास्ट में आ जाएँ, लेकिन आने आपके 20 मार्क्स के ही हैं। 15 नंबर का कंप्यूटर आएगा, आपके 45 मार्क्स के आपके पंचायती राज अधिनियम आएंगे, आपके पंचायत सिस्टम आएगा आपका, और 20 नंबर के आपकी ग्रामीण योजनाएं आएंगी। हो सकता है इनका पैटर्न चेंज हो, कोई क्वेश्चन कहीं पर, कोई क्वेश्चन कहीं पर, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्टली आपके 100 मार्क्स का पेपर होना है। 2 घंटे का समय होगा आपके पास, तो इन क्वेश्चनों को आप आराम से पढ़िए, आपके पास इतना समय होगा जिससे कि आपको उनको आंसरों को सॉर्ट आउट कर पाएँ। देखिए पहला क्वेश्चन, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है। देखिए यहाँ पे क्या है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है। अब इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो IIT होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इलाहाबाद, लखनऊ, बरेली या कानपुर। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4। इन 4 ऑप्शन में सर IIT कहाँ पर स्थित है, कानपुर में स्थित है। जबकि सेकंड IIT कहाँ पर स्थित है, IIT BHU भी कहते हैं, जो कि स्थित है आपके वाराणसी में। ये भी आप लर्न कर लेना। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 4, क्योंकि IIT के बारे में पूछा गया था। ऑप्शंस में जो अवेलेबल है वो क्या है आपका, कानपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक औसत साक्षरता वाला जिला कौन सा है, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, औरैया या फिर इटावा। क्वेश्चन को ध्यान से फिर से समझ लो। 2011 की जनगणना के अनुसार क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक औसत साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2, गौतम बुद्ध नगर। इसके क्रम में समझ लीजिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से हैं। तो आपका गौतम बुद्ध नगर आपका प्रथम स्थान पर आता है, उसके बाद आता है आपका कानपुर, और उसके बाद आता है आपका औरैया, और उसके बाद आता है आपका इटावा।
ये आपके क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये सब लिखे हुए हैं लिटरेसी में। क्या है आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है लिटरेसी का अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना के अनुसार। अब बात कर रहे हैं सर 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिटरेसी रेट कितना है। तो उत्तर प्रदेश का लिटरेसी रेट है आपका 67 पॉइंट समथिंग परसेंट है, आप लर्न कर लेना। जबकि मेल का कितना है और फीमेल का कितना है, तो मेल का है 77% और जबकि फीमेल का कितना है आपका, तो फीमेल का है 57%। ये तीनों ही चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, गौतम बुद्ध नगर में। सबसे कम, हाँ देखिए वो भी समझ लीजिए, सबसे कम कहाँ पर है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपका। तो सबसे जो कम है आपकी लिटरेसी उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में है, वो है आपकी श्रावस्ती। श्रावस्ती में सर कितनी है, तो श्रावस्ती में मात्र 34% है, ध्यान रखना इस चीज़ को। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर में, सबसे कम आपका श्रावस्ती में, जबकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपका गौतम बुद्ध नगर, कानपुर और इटावा। मेल पर्सन की ये 77%, ऑल ओवर है आपकी 67%, फीमेल की 57%। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य को प्रोत्साहित करना उत्तर प्रदेश में कृषि नवाचार, डिजिटल वॉलेट, स्वदेशी और विशेष उत्पाद कंप्यूटर का ज्ञान। तो एक जिला एक उत्पाद योजना आपकी प्रारंभ कब हुई थी, ये प्रारंभ हुई है आपके 24 अप्रैल 2018 को। इसका मोटिव क्या था, तो जो भी आपका एक विशेष प्रोडक्ट है, स्वदेशी प्रोडक्ट है, उनको आइडेंटिफाई करके जियोग्राफिकली क्या है प्रोड्यूस करना और उसको इस्तेमाल करना, निर्यात करना, उसके जो जगह पर ही क्या करना है, बढ़ावा देना है। जैसे आपका क्या है, कुछ क्वेश्चन समझ लीजिए। जैसे अगर मैं बात करूं फिरोजाबाद की, तो फिरोजाबाद में सबसे ज़्यादा फेमस क्या है, बैंगल्स हैं आपकी, ठीक है ना, तो वो बैंगल्स के लिए जाना जाता है। ऐसे ही अगर मैं बात आगरा की करूं, तो आगरा का जो पेठा होता है वो सबसे ज़्यादा फेमस है आपका। इसी तरह से अगर मैं अलीगढ़ की बात करूं, तो अलीगढ़ में यहाँ पे क्या बनते हैं, लॉक्स बनते हैं, ताले बनते हैं, उसके लिए फेमस है। तो जो आपका फेमस है, प्रोडक्ट के लिए फेमस है, उसी के अकॉर्डिंग ये योजना चलाई गई थी, जिससे कि उसी ज़िले को प्रोत्साहन दिया जा सके वहाँ के देसी प्रोडक्टों को। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का शुभारंभ कब किया गया था, 18 जून 2014, 18 जून 2003, 18 जून 2002, 18 जून 2001। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। यहाँ पे कह रहे हैं किसान मित्र योजना का प्रारंभ कब किया गया था, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा, 18 जून 2001 को आप किसान मित्र योजना का प्रारंभ किया गया। इसी योजना के अंतर्गत किया गया था। इस योजना में आपके जो एग्रीकल्चर है उससे संबंधित सूचना या इन्फॉर्मेशन आपके किसानों को दी जाएगी। किसके द्वारा दी जाएगी, आपकी एक व्यक्ति चुना जाएगा जो लिटरेट हो आपका, उसके द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4, 18 जून 2001 में किसान मित्र योजना प्रारंभ की गई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। प्रकार ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, सरोजनी नायडू, पुरुषोत्तम दास टंडन, गोविंद वल्लभ पंत, सुचेता कृपलानी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल आपसे पूछे गए हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की गवर्नर कब बनी थी, तो ये आपकी 1949 को गवर्नर बनी थी आपकी। ये भारत और यूपी यानी उत्तर प्रदेश ऑल ओवर इंडिया में किसी भी स्टेट की बनने वाली पहली महिला गवर्नर थी। आप इस चीज़ को आप अच्छे से लर्न कर लेना। पुरुषोत्तम दास टंडन कौन थे, गोविंद वल्लभ पंत कौन थे, सुचेता कृपलानी कौन थे, इनके बारे में डिटेल समझ लीजिए। पुरुषोत्तम दास टंडन आपके प्रथम अध्यक्ष थे, किसके, उत्तर प्रदेश विधानसभा के। इसी तरह से आपके गोविंद वल्लभ पंत फर्स्ट सीएम थे यहाँ पे, किसके, उत्तर प्रदेश के। सुचेता कृपलानी भी आपकी 1963 में बनी थी पहली महिला मुख्यमंत्री। क्या है आपकी, फर्स्ट फीमेल सीएम बनी थी उत्तर प्रदेश की। इस चीज़ को आप ध्यान रखना।
ऑल ओवर अभी तक कितनी महिला सीएम बन चुकी हैं अपने उत्तर प्रदेश में? तो फीमेल जो सीएम बनी है उत्तर प्रदेश में 2 बनी हैं। नंबर 1 पे सुचित्रा कृपलानी, दूसरी थी आपकी मायावती जी। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। प्रथम राज्यपाल आपकी सरोजिनी नायडू हैं। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय सरकरा तकनीकी संस्थान स्थित है? लखनऊ, नोएडा, कानपुर या फिर मेरठ? तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को ध्यान से। भारतीय सरकरा तकनीकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो ये कानपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। कानपुर के बारे में थोड़ा डिटेल समझ लीजिए। कानपुर को हम नॉर्थ इंडिया का मानचेस्टर कहते हैं। नॉर्थ इंडियाज मानचेस्टर, इस चीज़ को लर्न कर लेना। कानपुर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो आपका ये गंगा नदी के किनारे पर आपका बसा हुआ है। यहाँ पर प्रसिद्ध मेला लगता है जिसको आप लर्न करना ही करना है, बिठूर मेला। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4। कानपुर में आपका भारतीय सरकरा तकनीकी संस्थान स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित, देखिए यहाँ पे क्या पूछा, कौन सम्मिलित है? आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, उस तरह आप पढ़ सकते हैं, उसके बाद आपको आंसर करने हैं। या तो फिर आप साथ ही साथ कमेंट में आंसर भी दे सकते हैं। और अगर आप बाद में पूरे टोटली 2 घंटे के बाद आप जैसे ही क्वेश्चन को पूरे को सॉल्व कर लोगे, फिर आप कमेंट में आंसर दोगे कि आपके आउट ऑफ 100 में से कितने मार्क्स आए हैं। भोटिया जनजाति बाराबंकी, बुक्सा जनजाति बिजनौर, राजी जनजाति गोरखपुर, थारू जनजाति बांदा। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। बुक्सा जनजाति आपकी बिजनौर में पाई जाती है। बुक्सा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो ये उत्तराखंड और यूपी के जो बॉर्डरिंग एरिया है वहाँ पर आपकी ये पाई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम हैं? इस्लाम, पारसी, हिंदू या बौद्ध? ध्यान से समझना, यहाँ पे पूछा गया किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। जनगणना कौन सी की बात की जा रही है? 2011 की। इतनी देर में जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आप अपना आंसर टिक कर सकते हैं। इस्लाम, पारसी। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा आपका पारसी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश में कौन है? तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आपके हिंदू आते हैं। सेकंड नंबर पे कौन है? तो सेकंड नंबर पे आपके मुस्लिम आएंगे। इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। पारसी धर्म के अनुयायी उत्तर प्रदेश में सबसे कम है। शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरोध में था? कालिंजर, कन्नौज, मालवा या फिर गोंड? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। शेर शाह सूरी के अंतिम अभियान की बात की जा रही है आपकी, किस राज्य के विरोध में था? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे कालिंजर। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। वर्तमान में कालिंजर कहाँ पर स्थित है? तो वर्तमान में आपका कालिंजर बांदा जिले में स्थित है। यहीं पर आपकी शेर शाह सूरी की क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी आपकी। तो आपके शेर शाह सूरी का क्या है? यहाँ पर आपका मकबरा बना हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका सही, कालिंजर का जो किला है कहाँ पर है? हाँ, बांदा में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? बमरौली, इलाहाबाद, फुर्सतगंज, रायबरेली, चकेरी, कानपुर, हिंडन, आपका आगरा। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया कि आपका सम्मिलित नहीं है। एक तरफ आपके एयरपोर्ट दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपके ज़िला दे रखे हैं। आप अपना आंसर मेंशन कर सकते हैं कमेंट में साथ ही साथ में। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 4 सही आंसर होगा। हिंडन जो एयरपोर्ट है वो आपका आगरा में ना होकर कहाँ पे बन रहा है? गौतम बुद्ध नगर में बन रहा है। कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4। सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से स्थित है? मेरठ, वाराणसी, कानपुर या फिर नोएडा? देखिए ध्यान से समझना, जब भी आपकी सॉफ्टवेयर की बात की जाएगी,
आउटसोर्सिंग उद्योग की बात की जाएगी तो हमें सिर्फ उत्तर प्रदेश में 2 ही शहरों के नाम याद रखने हैं। एक रखना है लखनऊ और दूसरा रखना है आपका ग्रेटर नोएडा। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा नोएडा। नोएडा कहाँ पर स्थित है? तो ये यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सॉफ्टवेयर आपकी बिजनेस यहीं पर किया जाता है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र नाभिकीय संयंत्र कहाँ स्थित है? गाजियाबाद, बुलंदशहर, कानपुर या फिर अलीगढ़। देखिए यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश का एकमात्र नाभिकीय संयंत्र है। जिले का नाम आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा बुलंदशहर। बुलंदशहर में भी कहाँ पर है? तो ये आपका नरोरा में स्थित है। नरोरा सबको लन होता है, जबकि कभी कभी आपसे जिला भी पूछा जा सकता है। जो आपका नरोरा है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये गंगा रिवर के किनारे पर आपका बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश का पहला एकमात्र क्या है? न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? 1950, 1965, 1960 या 1970? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने, क्योंकि आप बीपीओ का एग्जाम दे रहे हैं और गांव से रिलेटेड चीज़ें आपसे पूछी ही जाएंगी। तो आपका उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड का स्थापना हुई थी 1960 में। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। इसका उद्देश्य क्या था? आप पे खादी ग्राम उद्योग बोर्ड का, तो जो आपका खादी होती है उसके प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए हेल्प करना या देख रेख करना, मनी प्रोवाइड कराना, इसका उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है। आगरा, कानपुर, प्रयागराज या फिर लखनऊ? देखिए ध्यान से, कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी इसे हम क्या कहते हैं? शॉर्ट फॉर्म में कैड भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में इसका केंद्र कहाँ पर है इस परियोजना का? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4 लखनऊ में। अब लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी कब बना? तो ये आंशिक रूप से आपका राजधानी बना था 1920 में। कैसे बना था? आंशिक रूप से। जबकि पूर्ण रूप से राजधानी बना था आपका 1935 में। ये किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये आपका गोमती नदी के किनारे पर आपका स्थित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? माता टीला बांध, मेजा बांध, रामगंगा बांध या फिर रिहंद बांध? तो उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। रामगंगा नदी पर बना हुआ रामगंगा बांध उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध स्थित है, जबकि माता टीला और रिहंद बांध इतने ऊंचे नहीं हैं। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? देखिए यहाँ पे क्या है, ड्रिंकिंग वाटर परियोजना के बारे में आपसे पूछा गया है। कौन सी है? शारदा सहायक नहर परियोजना, ज्ञान पंप नहर परियोजना, गोकुल बैराज परियोजना या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा गोकुल बैराज परियोजना। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके मथुरा में स्थित है। किस नदी पर बनी हुई है? तो ये आपकी यमुना नदी पर आपकी बनी हुई है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3। उत्तर प्रदेश को जलवायु के आधार पर कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? 7, 8, 9 या 11? देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कितने कृषि एग्रीकल्चर क्लाइमेट प्रदेशों में बांटा गया है? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा आपका 3, 9 प्रदेशों में से बांटा गया है। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल कब बोई जाती है? जनवरी, फरवरी, मई, अप्रैल, जून, जुलाई या फिर अक्टूबर, दिसंबर? तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल कब बोई जाती है ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। जून जुलाई में बोई जाती है। जबकि कटाई कब की जाएगी? तो कटाई की जाती है आपके अक्टूबर नवंबर में। तो कटाई की जाती है इसकी अक्टूबर नवंबर में, बोई जाती है जून जुलाई में।
खरीफ फसल आपकी कौन कौन सी होती हैं, जैसे आपकी चावल है, बेस्ट एग्जाम्पल होता है चावल आपका खरीफ फसल का। तो इसी तरह जैसे आपका मक्का है, देख लीजिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आने ही आने हैं, इस तरह से क्वेश्चन है आपके। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। खरीफ फसल की बुआई आपकी जून जुलाई में की जाती है। रबी फसल के बारे में भी देख लीजिए, जो रबी फसल है उसकी बुआई कब की जाती है, तो ये बुआई की जाती है आपकी नवंबर दिसंबर में। जबकि कटाई जो अभी करंट में हो रही है यानी आपकी मार्च अप्रैल में। जैसे आपकी गेहूं की कटाई हो रही है वो किस में आती है, आपकी रबी फसल में आएगी। इसी प्रकार से आपकी जायद फसल होती हैं। तो जायद फसल कौन कौन सी होंगी, जो आपकी नकदी वाली फसल होती हैं, जैसे आपका खीरा वगैरह हो गया, ककड़ी हो गई, ये सभी किस में आएंगी, जायद फसल में आएंगी। इनका बुआई कब की जाती है, तो आपकी की जाती है मार्च अप्रैल में। और आपकी कटाई कब की जाती है, तो ये कर ली जाती है आपकी मई और जून में। अगर आपको ये क्या लिखा हुआ समझ में ना आ रहा हो तो आप ध्यान रखिए, जो मैं बोल रहा हूँ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि उसी तरह से जब आप ज़्यादा सुनेंगे तो आपको चीज़ें लर्न रहेंगी। क्वेश्चन में सिर्फ आपसे ये पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल कब बोई जाती है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा, जून जुलाई में बोई जाती हैं आपकी। 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे देश की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में निवास करता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना। जब भी आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं तो पहले आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है। देश की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत उत्तर प्रदेश में निवास करता है, क्वेश्चन पूछा गया है। 16.16%, 16.51%, 19.2% या 26.8%। तो आपका उत्तर प्रदेश में निवास करता है आपका 16.51% उत्तर प्रदेश में निवास करता है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। जनसंख्या की अगर मैं बात करूं कि उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है आपके, तो आपकी फर्स्ट रैंक है ऑल ओवर इंडिया में। जबकि सेकंड रैंक किसकी है आपकी, तो सेकंड रैंक है आपकी महाराष्ट्र की। फर्स्ट किसकी है, यूपी की। सेकंड है महाराष्ट्र की। थर्ड किसकी है आपकी, तो वो है आपकी बिहार की। और क्वेश्चन समझ लीजिए, लेकिन अगर आपसे जनसंख्या आपके क्षेत्रफल के अनुसार जब भी आपसे बात की जाएगी उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो वो है आपका फोर्थ। पहला किसका है, तो राजस्थान है। दूसरा, पहला राजस्थान हो गया, उसके बाद में आपका एमपी है, उसके बाद में आपका महाराष्ट्र, देन आपका क्या होगा, यूपी होगा। ये किसके अकॉर्डिंग है आपका, तो ये आपके क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग है। फोर्थ रैंक आपकी उत्तर प्रदेश की, जबकि फर्स्ट रैंक है जनसंख्या के मामले में। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। 16.51% आपकी जनसंख्या है 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में निवास करती है ऑल ओवर इंडिया की। कांग्रेस का 25वां अधिवेशन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था, मेरठ, बनारस, आगरा या कानपुर। तो ध्यान से समझना, कांग्रेस का 25वां अधिवेशन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ है, क्वेश्चन पूछा गया है। जब भी मैं इस तरह से डिस्कस कर रहा हूँ तब तक आप अपना आंसर लिख सकते हैं, आप कमेंट में दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2, बनारस में 25वां अधिवेशन किया गया था उत्तर प्रदेश में। बात कर लेते हैं कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो कांग्रेस की स्थापना हुई है आपके 1885 में। किसके द्वारा हुई थी, इम्पोर्टेंट है, E.O. हयूम के द्वारा इसकी शुरुआत या फिर इसका गठन या फिर इसका कह सकते हैं कि गठन किया था E.O. हयूम के द्वारा। इसके प्रथम जो अधिवेशन हुआ था 1985 में, 1885 में, उस समय इसके हेड कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, तो W.C. बनर्जी के द्वारा यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा इसकी प्रथम बार क्या की गई थी, अध्यक्षता की गई थी। गठन हुआ 1985 में, किसके द्वारा, E.O. हयूम के द्वारा। प्रथम अध्यक्ष कौन थे आपकी, W.C. बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। उत्तर प्रदेश में 25वां जो अधिवेशन हुआ था किस जनपद में, वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। वाराणसी कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके गंगा नदी के किनारे पर आपका स्थित है। इस तरह से आज के हमारा पूरा प्रैक्टिस पेपर यहाँ पे हमारे 100 क्वेश्चन सॉल्व किए हमने। अगर आपको कंटेंट और प्रैक्टिस पेपर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट आपके प्रैक्टिस सेट पेपर के लिए चैनल पर अगर आप नए हैं तो
चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपके आने वाली क्लासेस और आने वाले प्रैक्टिस सेट का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर टुडे।